चलें जी, आज के लेक्चर का हम आगाज करते हैं। आज है हमारा वीक नंबर 4। बेटा क्या ये अगली वाली लाइट बंद कर दो ना वहां से, ताकि जरा क्लियर हो जाए। अच्छा, आज हम देखेंगे क्रिप्टोग्राफी को। क्रिप्टोग्राफी आपने पहले पढ़ी हुई है किसी कोर्स वगैरह में? गुड हो गया, इसका मतलब है आप लोगों को अच्छी तरह से इसका आइडिया होगा। ठीक है, तो उसमें हम जो है ना इसको सिर्फ ओवरव्यू के हवाले से देखेंगे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हो सकता है कुछ कंसेप्ट ऐसे हों जो भी आपके जहन में ना रहे हों, और आगे आने वाली बहुत सी असाइनमेंट में भी या वैसे वर्किंग में भी या वो जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का रेफरेंस आ रहा होगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यार हम इसका हैश कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि हैश कैलकुलेशन से क्या मुराद है और उसके पीछे स्टोरी क्या है, थ्योरी क्या है। तो इस वाली क्लास में तो आप लोग फिर ज्यादा इजी रहोगे अगर आपने इसका पूरे का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने उस कोर्स में बुक कौन सी फॉलो की हुई थी? सैलिंग्स की थी या फ्रोजन की थी? स्लाइड्स थी? साथ बुक नहीं पढ़वाते? कौन सी दी हुई थी ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, वैसे यूजली दो ही बुक्स यूज हो रही होती हैं, एक वो फ्रोजन की है ऑथर की, और एक विलियम सैलिंग्स की है। तो दोनों की अपनी अपनी वर्थ है एनीवे। अच्छा। अच्छा, हम जैसा कि जानते हैं, चले इसको हम ना फिर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों को पहले से आइडिया है कि हमारा ये जो इंटरनेट है इसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अभी शिफ्ट होती जा रही है इसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, और इंटरनेट पे शिफ्ट होने की वजह से हमारे चूंकि माली मामलात हैं, दूसरे मामलात हैं, वो भी इंटरनेट पे चूंकि जाते जा रहे हैं। तो अगर उसकी वजह से कोई हैक होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे उन एरियाज पे, उन डायमेंशंस पे हमारी लाइफ के काफी इम्पैक्ट आ सकता है, अगर वो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी या अवेलेबिलिटी किसी हवाले से कंप्रोमाइज हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर भी इंटरनेट का यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया। सवाई मेरा ख्याल है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के जो कि मिलिट्री से या डिफेंस से रिलेटेड होंगी, बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन इंटरनेट के ऊपर ऑपरेट कर रही होती हैं। उसकी वजह ये है कि ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा होता है। देखिए, अगर मेरी कंपनी है और मैंने अपना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है और उसके ऊपर मैंने कोई अपनी वेब की प्रेजेंस देनी है या कोई अपनी एप्लीकेशन चलानी है, तो क्या होगा कि मुझे सबसे पहले एक सर्वर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छी क्वालिटी के जो सर्वर्स होते हैं वो $1000 में उनकी स्टार्टिंग वाली रेंज की प्राइस होती है। ठीक है, जो प्रॉपर सर्वर्स होते हैं, रैक माउंटेड। अच्छा, उनके लिए फिर मुझे उन्हीं के हिसाब से वो ड्यूल पावर सप्लाई वगैरह वगैरह, कूलिंग की अरेंजमेंट, इस तरह की चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी। फिर उनके लिए मुझे प्रॉपर एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टाइप बंदा हायर करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि उन सर्वर्स को, और सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर या चले कंबाइंड किस्म का बंदा हायर कर लेते हैं जिसको उन दोनों चीजों का आइडिया है, तो वो भी सैलरी लेगा। तो पहले आपने $1000 का एक सर्वर खरीदा, फिर उसके बाद आपने उसके लिए कूलिंग के लिए और प्रॉपर एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड किस्म का एक कमरा डिजाइन करवाया, उस पर आपका खर्चा आया। देन आपने एक एडमिनिस्ट्रेटर को हायर कर लिया जिसका काम सिर्फ ये है कि उस सर्वर को अप एंड रनिंग रखे, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह को मैनेज करता रहे। और उसके बाद फिर आपने किसी डेवलपर से अपनी एप्लीकेशन डिजाइन करवाई, और फिर उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कराया और उसको रन करवाना शुरू कर दिया। तो इसके अंदर हम सपोज करते हैं कि आपको $5000 का सर्वर लग गया, तो $2000 का कमरा बन गया और उसमें एसी वगैरह लग गए। ठीक है, फिर आप उस पर्सन को भी मंथली तनख्वाह दे रहे हैं, वो एक रिकरिंग कॉस्ट है। फिर आपने कुछ $1000 दे के अपनी एप्लीकेशन डेवलप कराई, फिर अब वो डिप्लॉय हो रही है, चल रही है। उसके लिए आपको हाई स्पीड नेटवर्क अनइंटरप्टेड किस्म का, ताकि कहीं पे ये ना हो कि नेटवर्क की डिस्कनेक्शन की वजह से आपकी एप्लीकेशन चलनी बंद हो जाए। तो ये सारी मुसीबतें भुगतनी पड़ती हैं। अच्छा, और सपोज करते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा चल पड़ा और आपने लिया था एक ऐसा सर्वर जिसकी फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि 32 GB रैम थी। तो हम सपोज करते हैं कि वो 100 यूजर्स को ही एंटरटेन कर सकता था, सर्विसेज को। अब आपकी चूंकि सर्विसेज बहुत ज्यादा हाई हो गई, बहुत ज्यादा लोगों ने यूज करना शुरू कर दी, वो 100 से ज्यादा चले गए, तो अब क्या होगा कि आपकी सर्विसेज थोड़ी सी डाउन होना शुरू होगी। तो आप क्या करोगे कि उसकी रैम अपग्रेड करके 64 करवा दोगे, तो आप 200 कस्टमर्स को सर्विस देने के काबिल हो जाओगे। लेकिन जब आप 200 से ऊपर जाओगे तो आपको पता है कि आपके ना सर्वर्स की या आपके कंप्यूटर्स की, आपके लैपटॉप की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। जब उसको रीच कर लेते हो तो फिर उसमें अपग्रेड नहीं हो पाता। सही है ना? जब अपग्रेड नहीं हो पाता तो क्या होगा कि अब ऑटोमेटिकली आपको उस $5000 वाले सर्वर को डिस्कार्ड करवाना पड़ेगा और एक नया हैवी सर्वर लेना पड़ेगा।
या आप एक और नया $5,000 का सर्वर खरीदोगे तो आपकी वो टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 हो जाएगी, तो वो 200, मतलब उसमें बैलेंसिंग वगैरह आप इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है, लोड बैलेंसिंग, तो आपके 200 यूजर एक सर्वर मैनेज कर रहा होगा, 200 यूजर दूसरे सर्वर मैनेज कर रहा होगा। तो आपके अभी काम स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ तो आपके 10-15 हज़ार डॉलर लगे। फिर ग्रेजुअली जब काम बढ़ रहा है तो उसमें भी कभी कभी आपकी एकदम से एक हाई कॉस्ट आ जाती है, फिर आपको नया सर्वर लेना पड़ेगा, ठीक हो गया। अगर इस सारे के बजाय मैं अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड पे ले जाऊं तो क्या होगा? मैं अमेजन के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा यार मुझे आप यूं करें एक 32 GB का सर्वर चाहिए। वो कहेंगे ओके फाइन, इसकी हमारी जो है ना पर आवर प्राइस इतनी है, तो ये आपका जो मंथली एक्सपेंस बनेगा ना, फॉर एग्जाम्पल ये $500 बनेगा, ठीक है, 32 GB के सर्वर का फॉर एग्जाम्पल। आप कहेंगे फाइन, तो मैं उनसे ना अमेजन से एक 32 GB वाले वर्चुअल सर्वर की सर्विसेज ले लूंगा। तो मेरा कितना खर्चा आया? $500। अच्छा, वो सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है, वो किस सर्वर रूम में पड़ा हुआ है, वहां पावर की मुसीबतें क्या क्या हैं, वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट की अवेलेबिलिटी क्या हुआ है, वो इंटरनेट कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं होता। उस सर्वर को मैनेज करने के लिए आपको जो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह चाहिए, वो सारा कुछ चाहिए, वो सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? अमेजन की होगी, ठीक है। आपने क्या करना है? अब इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग के दो तीन वो सर्विसेज के मॉड्यूल्स होते हैं कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस लिया हुआ है, या आपने प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लिया हुआ है, या आपने एप्लीकेशन एज ए सर्विस लिया हुआ है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि आपने प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लिया हुआ है, जिसमें अगर आपकी एप्लीकेशन डॉट नेट पे बनी हुई है ना, तो आपने उनसे कहा कि मुझे एक 32 GB वाला डॉट नेट का सर्वर चाहिए। तो वो आपको प्री कॉन्फ़िगर डॉट नेट का सर्वर आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर पूरा प्लेटफॉर्म चल रहा होगा, अपडेटेड होगा, एवरीथिंग होगी। उसके नीचे अगर आपको विंडोज सर्वर चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे, तो वो भी उन्होंने डाल के दिया हुआ होगा, ठीक है। आपका काम सिर्फ ये है कि उस स्पेसिफिक फोल्डर में अपनी एप्लीकेशन लिख रखें और उसको चलवाना शुरू कर दें आप। सही है ना? तो पिछले सारे काम, वो हार्डवेयर की कॉस्ट, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट, वो एडमिनिस्ट्रेटर की कॉस्ट, वो आपके कमरे की कॉस्ट, जो सर्वर रूम था उसके इंटरनेट की कॉस्ट, ये सब चीजें आपके हाथ से निकल गई। सिर्फ $500 दिया, आपको चलता हुआ सर्वर मिल गया, उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय की और काम चलाना शुरू कर दिया। और सपोज करते हैं कि थोड़े अरसे बाद यही वाली स्टेज आ गई कि जिसमें अब आपके यूजर थे 32 GB में हैंडल नहीं हो रहे, 100 यूजर से एक्सीड कर गए। अब आप अमेजन को कहें कि भाई मेरा तो काम थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड हो रहा है, तो मुझे ना 64 GB वाला सर्वर चाहिए। वो कहेंगे फाइन ठीक है, अभी आप 500 दे रहे हैं, अभी आप $700 दें तो आपका हम 32 से 64 पे ले जाएंगे। आप कहेंगे ठीक है, मेरे बिल में आप $200 ऐड कर दें। तो वो क्या करेंगे कि सिंपली उसी वक्त रिकॉन्फ़िगर करेंगे, तो आपके सर्वर में 32 GB रैम शो की जगह 64 GB रैम शो होना शुरू हो जाएगी, और आपको सिर्फ $200 का एक्सटेंडेड खर्चा पड़ेगा, ठीक है। कल को आप कहते हैं 64 भी काफी नहीं है, 128 पे जाना है, तो वो कहेंगे यार ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1000 होगा। तो आपके $300 और मंथली के लगेंगे, और आपका वही सर्वर, कोई आपको $5,000 का नया सर्वर लेने के लिए नई चीजें मैनेज करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से मेजर बिजनेसेस ये कोशिश करते हैं कि हम क्लाउड साइड पे जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जब बिजनेस क्लाउड साइड पे जाएगा तो क्या होगा? क्लाउड से वाबस्ता जितने भी थ्रेट्स हैं वो आपके बिजनेस के साथ अटैच हो जाएंगे। सही है ना? तो उसकी वजह से भी ये मसले मसाइल सामने आ रहे होते हैं। अब इस थ्रेट में सबसे ज्यादा जो क्रूशियल चीज होती है किसी बिजनेस के लिए, किसी पर्सन के लिए भी किसी हद तक, वो होती है आपकी डाटा की सिक्योरिटी, ठीक है। अगर आपका मोबाइल फोन गुम जाता है तो ठीक है, फाइनेंशियल लॉस तो है, वो फाइनेंशियल लॉस आप पूरा कर सकते हैं नया मोबाइल लेके। सही है ना? या कवर कर सकते हैं, या चले एक नुकसान हो गया ठीक है, लेकिन वो डाटा वापस मिलना मुश्किल है भाई। अगर आपका लैपटॉप है वो खराब हो जाता है, तो लैपटॉप तो आप दूसरा ले लोगे, किसी हद तक फाइनेंशियल लॉस तो आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन वो जो डाटा का लॉस है ना, वो शायद बाज़ औक़ात इरिकवरेबल होता है अगर आपने बैकअप्स वगैरह नहीं लिए हुए। फॉर एग्जाम्पल आप 8वें सेमेस्टर में हो, आपका पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब है, और आपका सिस्टम मुड़ गया और आपके पास बैकअप नहीं है, तो क्या होगा कि वो आपके पूरे 6-8 महीने की मेहनत भी ज़ाया जा सकती है, ठीक है। तो डाटा ज़्यादा क्रूशल होता है। बिजनेसेस भी जो होते हैं ना, वो अपने डाटा के ऊपर रन कर रहे होते हैं। तो अगर उनका डाटा कंप्रोमाइज हो जाए तो या उनको नुकसान होगा, या उनके कस्टमर्स को जिनका डाटा था और वो लीक हो गया, वो नुकसान हो जाएगा उनको। जैसे अगर कोई कंपनी है और वो आपको ई कॉमर्स की सर्विसेज दे रही है, तो क्या होगा कि वो जो अगर उसमें जो कस्टमर का डाटा पड़ा हुआ है, उसमें उनके क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, मजीद डिटेल्स पड़ी हुई हैं, तो अगर वो लीक हो जाती है तो जो हैकर होगा वो उनके क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करवा सकता है, ठीक है, जिससे उनको फाइनेंशियल लॉस होगा और ऑटोमेटिकली वो आपको पकड़ेंगे कि आपकी वजह से हमारा डाटा गया और हमें ये वाला लॉस हुआ। तो ये मामला आ रहे होते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी सिस्टम जो होते हैं ना, वो हमें हेल्प करते हैं कि आप किसी डाटा को सिक्योर करें, ठीक है। और इसके अंदर मल्टीपल चीजें आती हैं जिनको हम ग्रेजुअली आगे देखेंगे।
अच्छा, इसमें अब मैं थोड़ा सा इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि आप इन स्लाइड्स को पढ़ लीजिएगा। इसमें बातें वही लिखी हुई है कि यार ये सारी चीजें जो हैं, सॉरी ये वाली मेरा स्लाइड ही मेरे से क्लिक हो गया, रिपीट हो गई। अच्छा, अब क्रिप्टोग्राफी करती क्या है? क्रिप्टोग्राफी हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपनी ट्रांजैक्शंस को, अपनी कम्युनिकेशन को और अपने प्रोसेसेस को सिक्योरली एग्जीक्यूट या कम्युनिकेट करने के काबिल बना सकते। सिक्योरली, सिक्योरली में फिर आपकी किसी हद तक अवेलेबिलिटी तो आती है, लेकिन उससे पहले जो क्रिप्टोग्राफी का मेन टारगेट होता है वो इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, बल्कि प्राइमरी कॉन्फिडेंशियलिटी होता है और सेकेंडरी वो इंटेग्रिटी को भी हैंडल कर रही होती है। ठीक हो गया ना? अब ये इसकी जनरल सी चीजें हैं कि क्रिप्टोग्राफी का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से निकले हैं। दो वर्ड्स हैं, क्रिप्टोस है, एक ग्राफी है, और उनको मिला के जो बनता है उसका मतलब इंग्लिश में वो बनता है द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग। ठीक है? तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करने के लिए हम ये करते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को कंसील कर देते हैं कि या तो वो किसी से पढ़ा ना जाए, और अगर पढ़ा जाए तो क्या हो कि वो उसको अंडरस्टैंड ना कर सके। ठीक है, मतलब पढ़ तो ले। जैसे मैं हूँ, मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रेंच नहीं आती तो मेरे सामने फ्रेंच लिख दे तो मैं उसको पढ़ तो लूंगा, हालांकि पढ़ूंगा भी गलत, क्योंकि फ्रेंच के प्रोनाउंसिएशन में और इसके प्रोनाउंसिएशन में फर्क होता है। मतलब उसमें आर है लिखा हुआ तो लिखा आर होगा, बट उसकी आवाज वो वैन से मिलती जुलती निकलती है ना फ्रेंच के अंदर। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीमियर लिखा होता है PRIMIER, तो हम पढ़ते तो उसको प्रीमियर ही है, लेकिन वो फ्रेंच वर्ड है तो वो पगोमिये की आवाज देता है, क्योंकि उसमें आर गैन की आवाज निकालता है और आखिरी वाला उसका जो लेटर होता है वो भी साइलेंट होता है। मतलब आखिरी वाले आर की आवाज नहीं आएगी, पहले वाला आर जो है वो गैन की आवाज देगा तो वो पगोमिये बन जाएगा, और आई भी ओ की आवाज देता है। मतलब इस तरह से चेंज होगा। तो अगर मेरे सामने फ्रेंच लिखी है तो मैं उसको पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा भी शायद गलत, लेकिन पल्ले मेरे कख नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंच में लिखा हुआ है और मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो मैं देखूंगा कुछ लिखा हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रही वो क्या लिखा है। तो ये भी ना कुछ इस तरह से डाटा को ट्रांसफॉर्म कर देता है कि या तो आप पढ़ ही ना सकें, ठीक है, आपको नजर ही ना आए डाटा। बास टेक्निक्स होती हैं स्टेगनोग्राफी वगैरह इस तरह की, शायद आप लोगों ने पढ़ी है स्टेगनोग्राफी वगैरह इसमें। हम्म। हाँ, तो उसके अंदर आपको डाटा नजर ही नहीं आ रहा होता कि डाटा है भी कि नहीं है। और अगर आपने वो मतलब है कि पढ़ भी लिया किसी तरह से, सिंपल इंक्रिप्शन हुई है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो आप इस डाटा को स्क्रैम्बल कर देते हो, और स्क्रैम्बल करने के बाद ये कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह अचीव करता है किस किस में, आपकी ईमेल मैसेजिंग में, चैट मैसेजिंग में, वेब कम्युनिकेशन में, वेब ट्रांजैक्शन में, पर्सनल डाटा को स्टोर करते हुए, कॉर्पोरेट डाटा को स्टोर करते हुए, ई कॉमर्स की एप्लीकेशन के अंदर जो डाटा है उसको मूव करते हुए, और इस तरह से बहुत सी सारी टाइप के ना मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, किसको, क्रिप्टोग्राफी को। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी जो है बेसिकली वही वाली बात की, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन, ये तीन मेन हमारे जो पिलर्स थे वो मेन साइबर सिक्योरिटी के, वो जो हमने फर्स्ट डे पढ़े हुए थे, उसमें से ये इन तीन को मेन टारगेट कर रही होती है। और उसके अलावा ये जो नॉन रिपोर्टिएशन या रिपोर्टिएशन वाला फैक्टर होता था, ये उसको भी किसी हद तक हमें सर्विसेज देती है इस तरह की कि हम उसे इससे नॉन रिपोर्टिएशन भी कंट्रोल कर सकें। ठीक है? अच्छा, और इसका जो मेथड है उस तरह से होता है कि मैं इसलिए आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा, तो ये आपको अगर कॉन्सेप्ट्स अगर किसी चीज की क्लियर ना हो तो आप लोग हाथ खड़ा कर दें, फिर हम उस वाले कॉन्सेप्ट को जरा थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम करते ये हैं कि हम मतलब इनक्रिप्शन में कर क्या रहे होते हैं कि हम इसके अंदर हमारे पास कोई प्लेन टेक्स्ट टेक्स्ट होता है, उसको हम कोई ना कोई एल्गोरिदम लगा के, कोई ना कोई प्रोसेस लगा के इनक्रिप्शन का, हम उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। साइफर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो कि स्क्रैम्बल्ड होता है, उसके अंदर कुछ गार्बेज किस्म का डाटा नजर आ रहा होता है, या अनमीनिंगफुल डाटा टू अ नॉर्मल पर्सन नजर आ रहा होता है। ठीक है? तो जो हमारा मीनिंगफुल टेक्स्ट होता है वो किसी अनमीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट हो जाता है। और उसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है कि जब हमने इस डाटा को वापस अंडरस्टैंड करना होता है तो हम डिक्रिप्शन का प्रोसेस चला देते हैं। तो डिक्रिप्शन के प्रोसेस से क्या होगा कि वही डाटा वापस अब मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, इस काम को करने के लिए जो एक बड़ा मेजर फैक्टर काउंट होता है वो होता है कीज का। तो जब आप मीनिंगफुल डाटा को अनमीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करते हो तब भी कोई की काम आती है जो कि इस प्रोसेस का हिस्सा होती है, और उसकी वजह से वो डाटा अनमीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट होता है। और जब उसको वापस मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करना होता है तो नॉर्मली वही की या कोई और रिलेटेड की हमें चाहिए होती है कि जिसकी मदद से हम उस डाटा को वापस मीनिंगफुल डाटा में लेके आते हैं। और वो जो की है ना वो हमारी उस चीज का कंट्रोल होता है कि हम इस डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को किस अथराइज पर्सन तक रिवील करना चाह रहे हैं। तो जिस अथराइज पर्सन को हमने डाटा रीड करवाना होता है, अंडरस्टैंड करवाना होता है, उसके साथ हम वो की शेयर कर लेते हैं या उससे रिलेटेड की शेयर कर लेते हैं। तो तब वो क्या करता है कि वो उस डाटा को मीनिंगफुल
सिंपली पढ़ लेता है, अदरवाइज बाकी सब लोगों के लिए वो हमेशा के लिए एक तरह के किसी गार्बेज डाटा में, अनमीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसकी जो है ना वो दो मेन टाइप्स हैं। तो हम क्यों ना थोड़ा आपसे पूछ लें, हाँ भाई आप बताएं कि सिमेट्रिक की क्या होती है, कुछ याद है? सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सेम की यूज करते हैं किस किस के लिए? इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। और एसिमेट्रिक में क्या होता है? डिफरेंट की यूज करते हैं। डिफरेंट कितनी कीज होती हैं नॉर्मली? बेटा जिससे पूछ रहा हूँ ना वो बता दीजिए, लेट हो गए हो। अच्छा, तो सिमेट्रिक में होती हैं हमारे पास एक ही की, और एसिमेट्रिक में होती है हमारे पास दो की। ठीक है। अच्छा, अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि आपके सेंडर और रिसीवर दोनों वही सेम की यूज कर रहे होते हैं, एक ही की यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। और वही वाली बात है कि वो जो सेंडर होता है वो क्या करता है, उसी की को यूज करते हुए किसी खास एल्गोरिदम को चूज करता है, उसकी मदद से डाटा को इनक्रिप्ट करता है, अनमीनिंगफुल बनाता है, और वो रिसीवर को भेज देता है। रिसीवर जब उस अनमीनिंगफुल डाटा को रिसीव करता है तो उसको पता होता है, बिकॉज ऑफ द कनेक्शन विद द सेंडर, कि इसने कौन सा वाला एल्गोरिदम यूज किया होगा। ठीक है, क्यों कि अगर आप ए से कोई डाटा इनक्रिप्ट हुआ है, एक एल्गोरिदम से इनक्रिप्ट हुआ है, उसको दूसरे एल्गोरिदम से डिक्रिप्ट को बेशक की सही भी दे रहे हो वो नहीं काम करेगा, बिकॉज उसका एक प्रोसेस है ना, उसी प्रोसेस को रिवर्स करना होता है। तो आपने एक तो अपने रिसीवर के साथ की शेयर करनी होती है, और दूसरा ये नॉलेज शेयर करनी होती है कि मैंने इसको किस वाले एल्गोरिदम से कन्वर्ट किया। ठीक है, तो जब वो एक्चुअल वही वाला सेम एल्गोरिदम लगाएगा और साथ सेम सही वाली की देगा, तो ये जो डाटा है ये मीनिंगफुल डाटा में वापस कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं। तो ना सिर्फ की बल्कि साथ साथ आपको एल्गोरिदम की नॉलेज भी अगले बंदे के पास होनी चाहिए जिसने उसको डिक्रिप्ट करना है। ठीक है। और इसको हम सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो की होती है वो सीक्रेट होती है। ठीक है। दोनों के दरमियान। अच्छा। अच्छा, इसका हमें फायदा कहाँ होता है? इसको नॉर्मली वहां यूटिलाइज किया जाता है जहां पे आपके जो कम्युनिकेशन है वो बहुत कम लोगों के साथ हो। ठीक है। या ज्यादा लोगों के साथ हो बट सभी के लिए ओपन हो कि यार वो जो लोग हैं वो सारे इस डाटा को पढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी क्लास है, अब इस क्लास में अगर मैंने कोई मैसेज देना है, मैंने असाइनमेंट देनी है, और मैं चाहता हूँ यार ये असाइनमेंट किसी और को नजर ना आए, ठीक है, लेकिन आप लोगों को तो नजर आनी है, तो मैं क्या करूंगा, उसको एक ही की से इनक्रिप्ट करूंगा और वो की आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। अब क्या होगा कि आप सब तो उस एक ही की मदद से इस असाइनमेंट को खोल लोगे और पढ़ लोगे, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके पास चूंकि वो की नहीं होगी तो वो उस असाइनमेंट को खोल के अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेरी एक और रिक्वायरमेंट है इसके अलावा, यहां तक तो ये काम ठीक है कि एक ही की थी उसे मैंने इनक्रिप्ट किया, आप सबके साथ शेयर कर दी और आपने उसे डिक्रिप्ट कर दिया। सपोज मैंने आप सबके साथ आप लोगों के रिजल्ट्स कम्युनिकेट करने, तो अब तो मैं चाहूंगा कि इसका रिजल्ट इसको नजर ना आए, इसका रिजल्ट उसको नजर ना आए। अब क्या करना होगा कि अगर मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे अब 40 कीज बनानी पड़ेगी। नंबर वन, क्यों? अब मैं उस अगर की से इंक्रिप्ट करके भेजूंगा जो हमने पहले वाली एग्जांपल में ली थी, तो क्या होगा कि इसका रिजल्ट की जो फाइल है वो सेम की है, तो आप भी खोल के देख सकोगे, ये आपके वाले की देख लेगी। तो अब मुझे यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट आएगी कि मुझे 40 की बनानी पड़ेगी, और उनका ट्रैक भी रखना पड़ेगा कि यार अगर मैं इसको रिजल्ट भेज रहा हूँ तो मुझे पहले इसकी की ढूंढनी पड़ेगी, उससे इंक्रिप्शन करना पड़ेगा, फिर उसको भेजना पड़ेगा, और उसको बताना ही पड़ेगा यार आपकी और मेरी ये वाली की होगी कम्युनिकेशन की। ठीक है। इससे जब मैं बात करूंगा तो इसके साथ जो मेरी अलग से की शेयर होगी वो अलग की बनाऊंगा, इसको भी बताऊंगा कि यार तुम्हारी और मेरी अभी पर्सनल कम्युनिकेशन वाली या रिजल्ट वाली ये की है, और फिर इसके लिए मुझे अलग से मुसीबत, और मुझे 40 की मैनेज करनी, 40 की से 40 बार अलग अलग इंक्रिप्शन करनी, फिर लोगों को रिजल्ट भिजवाना, तो ये मेरे लिए मसला बन जाएगा। आप लोगों की तो नहीं है कि आपके पास दो ही कीज है, असाइनमेंट आई तो असाइनमेंट वाली की से डिक्रिप्ट कर लिया, और रिजल्ट आया तो रिजल्ट वाली की से कर लिया, लेकिन मेरे एंड पे बड़ा मसला बन जाएगा, 40 कीज देखनी, किस बंदे का रिजल्ट है उसके साथ देखना उसकी की कौन सी है। तो इस तरह के मामलात में जहां कि आपकी वन टू वन कम्युनिकेशन टाइप चीजें ज्यादा हों, वहां पे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में फिर थोड़ा सा इशू हो जाता है। ठीक है। तो इसका प्रोसेस है वही वाला कि आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम लगाते हैं, जो शेयर्ड की या सीक्रेट की होती है वो आप देते हैं, तो आपके पास साइफर टेक्स्ट या गार्बेज टेक्स्ट आ जाता है, और देन रिसीविंग साइड के ऊपर आप जब वही एल्गोरिदम और शेयर्ड की लगाते हो तो आपके पास एक्चुअल वही सेम टू सेम प्लेन टेक्स्ट वापस आ जाता है। अच्छा, अब जैसा कि हमने बताया कि यार वो मसला मसाइल आए तो उसके बाद जो एक उसका हल निकाला गया वो था एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। अच्छा, इसको हम पब्लिक
की क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। कहीं पे रेफरेंस आ रहा हो कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, तो उसका मतलब ये होता है कि एसिमेट्रिक की बात हो रही है। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज था हमें, वो ये था कि हमारी वो की मैनेजमेंट की जो हेजल थी ना, वो हमारे लिए खत्म हो गई। अच्छा, इसने क्या किया कि इसने बेसिकली दो कीज का इजरा करना शुरू किया, यानी कि इसके थ्रू इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने के लिए आपको दो कीज चाहिए होती है। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम में आप एक की से इनक्रिप्ट करें तो दूसरी वाली की से डिक्रिप्ट हो जाता है। इसमें कुछ एडवांस एल्गोरिदम है जिसमें ये वाली प्रोविजन नहीं है, उसमें आपको इनक्रिप्ट पब्लिक से ही करना पड़ता है और डिक्रिप्ट प्राइवेट से ही करना पड़ता है। लेकिन जनरल हमारे एल्गोरिदम उन सब में ये प्रोविजन होती है कि आप अगर पब्लिक से करोगे तो प्राइवेट से डिक्रिप्ट हो जाएगा, अगर प्राइवेट से करोगे तो पब्लिक से डिक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसमें आप करते क्या हो कि जो पब्लिक की होती है ना, उसको आपको छुपाने की जरूरत नहीं है, वो आप सब जगह पे बता दो कि भाई ये मेरी पब्लिक की है। ठीक है। अब क्या होगा कि किसी ने आपके साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो क्या करेगा कि अब आप उसे की पहुंचाने की, वो ये नहीं कि वो पहले कॉल करे, यार मैंने आपसे कम्युनिकेट करना है सिक्योरली सिमेट्रिक के केस में, तो मैं कहूंगा अच्छा हम आपस में कोई की डिसाइड कर लेते हैं, तो मैं की डिसाइड कर लें ABC, तो हमारा डन हो जाए। फिर हम साथ ये भी डन करें कि यार मैं आपको AES से भेजूंगा और AES 256 से भेजूंगा या 128 से भेजूंगा, तो एल्गोरिदम भी डिसाइड हो गया। फिर हम फोन बंद कर दें, फिर मैं अपना डाटा इंक्रिप्ट करूं उसको भेजूं, या वो अपना डाटा इंक्रिप्ट करे मुझे भेजे। तो इस सारे मसले में से जान छोड़ दी, अगर किसी ने मुझे कोई डाटा भिजवाना है उसे मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। वो जस्ट मेरी पब्लिक की सर्च करे, उसको मिल जाएगी, उससे वो डाटा इंक्रिप्ट करके मुझे भेज दे, तो मेरे पास वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। मैं कहूंगा अच्छा मुझे किसी ने डाटा भेजा है, मैं खोल के देखूंगा, ओहो यार ये तो इंक्रिप्टेड हुआ हुआ है, तो साथ लिखा होगा कि जी मैंने आपकी पब्लिक की से इंक्रिप्ट कर दिया। ठीक है। या उसका एक पैटर्न से पता लग रहा होगा कि यार ये इंक्रिप्शन हुई भी एसिमेट्रिक वाली, तो मैं सिंपल उस पर अपनी प्राइवेट की लगाऊंगा तो वो डाटा डिक्रिप्ट होकर आ जाएगा, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो मैं फिर पढ़ लूंगा। ठीक है। अच्छा। अच्छा, इसके अंदर जो हम सर्विसेज ले सकते हैं सिर्फ ये कॉन्फिडेंशियलिटी की नहीं है कि आपने इंक्रिप्ट कर दिया भेज दिया और कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर होगी। आप इसमें किसी हद तक इंटेग्रिटी भी इंश्योर कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात ये कि नॉन रिप्रोडिएशन इंश्योर कर सकते हो, वो हम देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें वही वाली बात जो मैंने भी बताई थी आपको कि सबसे पहले जो पर्सन है वो कैसे काम करेगा कि वो आपकी या जिस बंदे को उसने भेजना है उसकी पब्लिक की को सर्च करेगा, जो पब्लिक की डायरेक्टरीज होती है वहां से। ठीक है। उसके बाद वो चेक करेगा कि क्या ये जो पब्लिक की है ये वैलिड है, रिवोक तो नहीं हुई हुई। ठीक है। उस बंदे ने की को चेंज तो नहीं कर दिया, यही वाली इसकी वैलिड की है, अगर ओके है तो उसे इनक्रिप्ट करेगा और भिजवा देगा। जो एंड यूजर है वो अपने पास उस प्राइवेट की, उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइवेट की पड़ी हुई है उसके थ्रू उस डाटा को जब डिक्रिप्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके सामने प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें सीक्रेसी कैसे इंश्योर करते हैं कि वो ये करते हैं कि अगर आपकी पब्लिक की और प्राइवेट की है तो आपने ये करना है कि आपने अपनी पब्लिक की को पब्लिकली अवेलेबल करवा देना, ताकि जो भी बंदा आपसे कम्युनिकेट करना चाहे तो वो आपको उसको सारी जो पब्लिक की मिल जाए। और अपनी प्राइवेट की को आपने बिल्कुल सीक्रेट रखना है, वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। क्यों? कि आपकी सारी कम्युनिकेशन की जो बेस है कॉन्फिडेंशियलिटी की एश्योरेंस की, वो इसी बात पे है कि आपकी जो प्राइवेट की है वो इंटैक्ट है, वो कहीं लीक नहीं हुई, वो कंप्रोमाइज नहीं हुई। क्योंकि जिस दिन आपकी प्राइवेट की किसी को मिल गई तो वो आपकी पब्लिक की से एनक्रिप्ट की हुई सारी इंफॉर्मेशन वो भी डिक्रिप्ट कर लेगा, क्योंकि उसमें सारा काम है उस सीक्रेट की या प्राइवेट की सिक्योरिटी है। ठीक है। तो इसमें आपने जो सबसे ज्यादा ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आपने प्राइवेट की को किसी से कभी भी शेयर नहीं करना, नंबर वन। अच्छा। अच्छा, इसमें जैसा कि अब ये है कि अब इसमें एक और बड़ा अच्छा अटैक हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम फैसल है, तो मैंने तो पता नहीं पब्लिक की बनाई कि नहीं बनाई, तो ये बच्चा उठ के जो है ना मेरे नाम की पब्लिक की बना दे। ठीक है। और बना के उधर डाल देंगे यार ये फैसल साहब जो है ये इनकी पब्लिक की ये वाली है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप लोगों ने किसी ने कम्युनिकेट करना है तो आपको तो नहीं पता होगा, वहां सर्च करोगे तो पता चलेगा कि यार ये फैसल नाम की पब्लिक की आ रही है, तो उस पर इनक्रिप्ट करके भेज दोगे, वो मुझे मिलेगी, मैं कहूंगा यार पता नहीं क्या चीज आ गई है मेरे पास में भी। लेकिन आप जब उसको कहीं से बीच में कम्युनिकेट कर लेते हो, ये तो उनको भी ज्यादा फिक्र नहीं होगी, क्योंकि वो कहेंगे यार ये तो प्राइवेट पब्लिक की इंक्रिप्शन है तो कोई मसला नहीं, इनको बेशक कहीं पे भी शेयर कर दो, खैर ये बेसिकली जब आपने किसी चीज को इंक्रिप्ट कर दिया, अब आप उस डाटा को छुपा छुपा के भेजने की जरूरत तो नहीं रही ना, क्योंकि आपको पता है इंक्रिप्टेड डाटा किसी को पढ़ भी लिया किसी ने तो फिर भी कोई मसला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि डाटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में है, ओपनली भी जा रहा है, तो खैर ही है। तो आप बेशक यहाँ पे क्लास में सबके साथ शेयर कर दो, क्लास के मेन ग्रुप पे कोई डाटा भिजवा दो, तो आपको ये दिल में तसल्ली होगी कि ये डाटा सिर्फ मैं ही पढ़ सकूंगा, क्योंकि बाकियों को वो गार्बेज टेक्स्ट नजर आ रहा होगा, लेकिन ये पढ़ लेगा। क्यों? क्योंकि इसने मेरे नाम से मिलिशियसली वहां पे की थी।
तो एक्चुअली जो डायरेक्टरी सर्विसेज होती है ना, वो वहाँ पे आपसे कुछ वेरिफिकेशन लेती है। ठीक है, उनकी सबसे मेन वेरिफिकेशन होती है कि आपकी उस की को बाइंड कर देती हैं ईमेल के साथ। ठीक है, और जब आप की अपलोड करने लगते हो तो आपको वेरिफिकेशन के लिए ईमेल भिजवाती हैं। ठीक है, और वो जब आप उसका कोड का या जो भी वेरिफिकेशन होती है उसको वेरीफाई करवाते हो, तो तब वो अपने पास डायरेक्टरी में लिस्ट करती है। तो अगली बार आपने मेरी की ढूंढनी होगी तो आपको मेरा ईमेल पता होना चाहिए, तो आप डायरेक्टरी सर्विस पे जाके उस ईमेल के अगेंस्ट की ढूंढोगे। पैसे लिखोगे तो वो तो 5,000 पैसे निकल आएंगे। ठीक है, लेकिन आप कहोगे वो जो मेरा ईमेल एड्रेस है ना, आप कहोगे यार ये वाला जो पर्सन है जिसका ये ईमेल एड्रेस है, इसकी की कौन सी है, तो वो वेरीफाइड की आपको वो वाली मिलेगी जो उन्होंने ईमेल के ऊपर उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करने के बाद सेव की हुई है। ठीक है ना, उसकी मदद से आपको श्योरिटी होगी कि हाँ ये जो की है ना, ये उसी बंदे की है जिसका ईमेल एड्रेस है। तो वहां से अब आप थोड़ी सी इसकी एश्योरेंस ले लीजिए। ठीक है। अच्छा, ये तो एक सादी सी एग्जांपल होती है जो मैं और आप यूज कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ना, वो अपनी की को डिजिटली साइन करवाती हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो आपको वेरिफिकेशन की सर्विसेज दे रही होती हैं, आगे जाके देखने क्या होता है। वो ये करती हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं और मैंने अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की का पेयर बनवाना है, तो वो ये करेंगी कि वो वेरीफाई करेंगी सम हाउ मुझे। ठीक है, कि मैं वही हूँ जो मैं क्लेम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अभी बना रही है, ऑलमोस्ट तकरीबन बन चुकी है, पीटीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट लेवल पे। वो क्या करेगी कि मैं कहता हूँ जी मुझे ना पब्लिक की अपनी ये वाली है, इसको साइन करवाना है, या आप मुझे पब्लिक इशू कर दो, दोनों सर्विसेज हो सकती हैं। वो कहेंगे ठीक है, कहेंगे आप हमें फॉर्म दें, उस पर अपना फॉर एग्जाम्पल आईडी कार्ड वगैरह ये वो दें। ठीक है, तो मैं सारी डिटेल को फिल करके दे दूंगा। वो फिर कहेंगे अच्छा आप ये नादरा से वेरीफाई करें फॉर एग्जाम्पल को, या फिंगरप्रिंट के वो जो वेरिफिकेशन है वो करेंगे। तो जब वेरीफाई होगा तो इसका मतलब है कि वाकई मैं हूँ। ठीक है, तब वो क्या करेंगे कि वो या तो मुझे नई पब्लिक की जनरेट कर देंगे प्राइवेट की का पेयर, या अगर मेरी ऑलरेडी जनरेटेड है तो मैं उन्हें कहूंगा कि यार ये वाली मेरी पब्लिक की को वेरीफाई कर दें कि ये वाकई फैसल साहब ही की है, ये जिनका ये शनाख्ती कार्ड नंबर है। तो वो उसके ऊपर अपना डिजिटल सिग्नेचर डाल देंगे उस पब्लिक की के ऊपर। उससे क्या होगा कि जब वो पब्लिक की पब्लिकली अवेलेबल होगी, तो आपने वेरीफाई करना है कि क्या ये वाकई मेरी की है या इस बंदे ने गलती से उस या मिलिशियसली उस की को अपलोड किया हुआ है। तो वो उसका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो वेरीफाई कर लेंगे जो पाकिस्तान की वो जो भी सर्विस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है, वो जब डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करेंगे तो वो ठीक निकलेगा, तो इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिजिटल वेरिफिकेशन की सर्विसेज दे रही है, उसने ये अथराइज किया है कि वाकई ही जो ये वाली पब्लिक की है ये किसकी है, इस पर्सन की है। तो आप बेला खौफ खतर मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। आपके जहन में ख्याल नहीं रहेगा कि ये कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कोई और पर्सन की तो नहीं है जिसने वैसे ही उसके नाम से इम्पर्सोनेट करके इस चीज को अपने पास वो किया हुआ है। तो इसकी इंक्रिप्शन इस तरह से होती है कि आपके पास दो कीज होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो जिसने भी इंक्रिप्शन करनी होती है वो पब्लिक की से करके भिजवा देता है, और जिस पर्सन के पास पहुंचती है वो चूंकि उसी की पब्लिक की से encrypt की होती है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसके पास प्राइवेट की पड़ी होती है उससे वो डाटा को डिक्रिप्ट करता है, और डिक्रिप्ट करने के बाद उसको प्लेन टेक्स्ट को रीड करके अपना जो भी काम करना होता है वो मैनेज कर लेता है। अच्छा, इससे पहले कि हम इसकी स्ट्रेंथ वगैरह को थोड़ा सा रिव्यू करें, इसके कंसेप्ट को, कोई सवाल है यहाँ तक तो बताएं। एनी क्वेश्चन? अच्छा। अच्छा, इसमें कुछ डिटेल दी हुई है कि सिमेट्रिक की जो होती है ना, वो रिलेटिव टू एसिमेट्रिक ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आसान होती है, क्योंकि इनकी की बिट की जो लिमिट या की का जो साइज होता है वो निस्बतन कम होता है। ठीक है, लाइक जो सिमेट्रिक होती हैं वो 100 ऑफ बिट्स में आ रही होती हैं, जबकि जो एसिमेट्रिक है वो एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ बिट में आती है। ठीक है, 4,000 8,000 बिट में उनका साइज आ रहा होता है। ऑटोमेटिकली जितनी ज्यादा हैवी आपके की का साइज होगा उतनी ही आपकी प्रोसेसिंग भी स्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और चूंकि उसके मैथमेटिकल फंक्शन बिल्कुल ही अलग होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से उसका जो डिक्रिप्शन या इनक्रिप्शन का प्रोसेस होता है एसिमेट्रिक का, वो बेनिस्बत ज्यादा लेंथी होता है इससे। हाँ, अब उस पर वर्किंग शुरू हुई है इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के, और ईसीसी वगैरह जो है इलेक्ट्रिक क्रिप्टोग्राफी वगैरह, वो निस्बतन ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही होती है बेनिस्बत पुराने वाले जो एल्गोरिदम से, आरएसए वगैरह के और इनसे ना। तो ईसीसी वगैरह की निस्बतन स्पीड उससे ज्यादा फास्ट है इंक्रिप्शन की, लेकिन स्टिल सिमेट्रिक के मुकाबले में वो अभी भी स्लो है। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है प्रोसेसिंग ज्यादा है तो वो पावर भी ज्यादा चाहिए होगी, टाइम भी ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, ये जो एसिमेट्रिक है, इसकी वजह से ये जो हमारी बिल्कुल डे टू डे कम्युनिकेशन होती हैं इनमें वो इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज वो आपका टाइम ज्यादा लेना शुरू कर देगी। तो इसके लिए अब जो आजकल प्रैक्टिकल अप्रोच चल रही है वो इस तरह की चल रही है कि जो की शेयरिंग का मसला था,
ठीक है, कि की आपने शेयर करनी होती थी वो कहीं कंप्रोमाइज ना हो जाए। उसका उन्होंने हल ये निकाल लिया, थोड़ा सा हाइब्रिड अप्रोच इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कि वो करते ही हैं कि मैंने से मुराद है, अगर आपने किसी वेब सर्वर से कम्युनिकेट करना है, मैंने और आपने क्या कम्युनिकेट करना है, आप तो मुझे वैसे पब्लिक की से डिक्रिप्ट करके भेज दो, मैं डिक्रिप्ट कर लूंगा। लेकिन अगर आपने एक वेब का सिक्योर सेशन बनाया है, और वो आप बार बार बनाते हैं, मतलब आज आपने लॉगिन किया, आज बन गया, कल किया, कल बन गया, अब वो क्या करते हैं कि वो इसमें मल्टी मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट यूज कर लेते हैं, वो जो हर सेशन के लिए एक नई सिमेट्रिक की शेयर करते हैं। यानी कि जो सेशन की कम्युनिकेशन होती है सिमेट्रिक के ऊपर होती है, वो हर बार नहीं होती है। लेकिन उसको भिजवाने के लिए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने और इस बंदे ने आपस में कम्युनिकेट करना, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसकी पब्लिक की लूंगा, उससे एक सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन से, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की जो की होती है वो मैंने अभी अभी जनरेट कर ली, लंबी सी की, जिसका कोई मीनिंग भी ना बनता हो, कि फॉर एग्जाम्पल ABCD 1 2 3 4 हैश परसेंटेज, इस तरह के कुछ साइन डाल के ना मैंने एक सिमेट्रिक की बना ली। उस की को मैं इनक्रिप्ट करूंगा इस बंदे की पब्लिक की से, और इसको भिजवा दूंगा कि यार अभी से लेके 10 बजे तक मैंने आपसे जो भी कम्युनिकेशन करनी है ना, वो मैं इस की मदद से करूंगा। ठीक है, इसके पास पहुंची, इसने उसको पब्लिक की से डिक्रिप्ट किया, तो इसके पास अभी से लेके 10 बजे तक की हमारी सिमेट्रिक कम्युनिकेशन की आ गई। ठीक है, उसके बाद मैंने इससे जो भी कम्युनिकेशन की ना अभी से लेके 10 बजे तक, वो यूजिंग सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी करना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा, जो ही 10 बजे मैंने उस वाली की को छोड़ा, मैंने एक नई सिमेट्रिक की जनरेट की, और उसको इनक्रिप्ट किया इसकी पब्लिक की से, और इसको भिजवा दी कि अब 10 बजे से लेके 12 बजे तक हम इस की पे कम्युनिकेट करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? बेसिकली सिमेट्रिक की या इन कीज का सबसे बड़ा मसला ये होता है ना, कि ये की सिक्योरिटी होती है, तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन मुश्किल थी, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने इस तरह से पब्लिक की के थ्रू करवा के इसको भिजवा दी। ठीक है, और बाकी की कम्युनिकेशन जो असल कम्युनिकेशन थी हमारी, वो हम चूंकि सिमेट्रिक से कर रहे हैं तो हमें कम प्रोसेसिंग चाहिए, तो जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगी। तीसरा इसका मसला ये होता है कि यार ये ब्रूट फोर्स ना हो जाए, और कोई बंदा ब्रूट फोर्स करके उसको एक्चुअली फाइंड आउट करके हमारी कम्युनिकेशन को रीड ना कर ले। तो उसके लिए मैं हर 2 घंटे बाद या हर 1 घंटे बाद या हर 1 मिनट के बाद मेरे पास ये ना कि मैं चेंज कर लूँ। अब क्या होगा कि अगर कोई बंदा ब्रूट फोर्स करता भी है, और किसी तरह से वो उस की को ब्रूट फोर्स कर भी लेता है, तो उसको सिर्फ 1 मिनट की या 1 घंटे की कम्युनिकेशन ही पता लगेगी, बाकी की के लिए उसको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, अगले 1 घंटे में फिर से मेहनत करना पड़ेगी। तो वो जो बीच वाला टाइम है उसको मैं जितना कम की चेंज करने का ले जाऊंगा, उतनी मेरी कम्युनिकेशन ज्यादा सिक्योर हो जाएगी, और हैकर के लिए लेस मीनिंगफुल रह जाएगी। बिकॉज अगर वो बहुत मेहनत करके बहुत रिसोर्सेज लगा के सब ब्रूट फोर्स कर भी लेता है, तो उसको सिर्फ एक चंक ऑफ द टाइम के लिए का डाटा डिक्रिप्ट होगा, बाकी के डाटा के लिए उसको फिर से अगली की ओर मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद अगले वाले की फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितनी मेरी फ्रिक्वेंसी ऑफ चेंजिंग दिस की बढ़ती चली जाएगी, मेरी कम्युनिकेशन ज्यादा सिक्योर होना शुरू हो जाएगी, और वो जो मेरे की डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल थे वो भी इसके से सॉल्व होगी। तो प्रैक्टिकली हम लोग नॉर्मली इस तरह की ड्यूल या हाइब्रिड किस्म की अप्रोचेज यूज कर रहे होते हैं इन चीजों को मैनेज करने के लिए, जिसमें आपकी प्रोसेसिंग की पावर भी मैनेज हो जाए, और ये जो की शेयरिंग वाला मसला है वो भी हल हो जाए। जी बेटा, इसको क्या कहते हैं? ये आपके ना हर प्रोटोकॉल में, जैसे TLS है ना, TLS में उसको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया हुआ कि आपने की इनिशियल शेयर कैसे करनी है, उसमें वो चेंज नहीं करता, उस सेशन में पूरे में एक ही की। यार मैंने एग्जांपल दिया है ना, अब देखो तुम एक सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, TLS एक स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन का प्रोटोकॉल है, पता है ना, वेब सर्वर वगैरह पे चल रहा होता है, वो हर सेशन के लिए की बनाता है। तो जो ही सेशन स्टार्ट होता है ना, उसमें उस प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले एक की बनाएंगे, वो की बना के आप अगले बंदे से शेयर करेंगे, और वो नॉर्मली वेब सर्वर के साथ होता है, की उसमें एंड यूजर बनाता है, क्योंकि एंड यूजर अब आप हैं, आप एंड यूजर हैं, तो आपका तो पता ही नहीं कि यार आपने कोई पब्लिक की बनाई है कि नहीं बनाई। ठीक है, तो होता यह है कि वेब सर्वर ने, जिसने HTTPS इंप्लीमेंट किया होता है, उसने लाजमी अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की बनाई होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी आप किसी HTTPS वाली जो TLS पे काम कर रही है उस साइट से कम्युनिकेट शुरू करते हैं, तो आप उस साइट का जो आपका ब्राउजर होता है, वो उस साइट का ऑटोमेटिकली, आपको ये नजर नहीं आ रहा होता, वो उस साइट की पब्लिक की उठाता है, उस साइट की या उस सर्वर की पब्लिक की उठा के अपने पास, यानी कि आपके ब्राउजर में आपके कंप्यूटर एक सेशन की जनरेट करता है, एक सिमेट्री की जनरेट करता है, उसको पब्लिक की से एनक्रिप्ट करता है, और सर्वर को भिजवा देता है कि यार अभी जो हमारी कम्युनिकेशन होनी है ना, वो इस वाली की से तुम कर लो। तो उसमें क्लाइंट साइड पे उस प्रोटोकॉल में लिखी हुई है ये बात। ठीक है, तो वो जब उसको मिल जाती है अपनी प्राइवेट की से, सर्वर ऑटोमेटिकली उसको डिक्रिप्ट करता है, उसके बाद आपसे कम्युनिकेशन होती है, उसके थ्रू स्टार्ट करवा दें।
ठीक है, उस सेशन में वो की चेंज नहीं होती। जब आप आज लॉग आउट कर दोगे, कल आप दोबारा लॉग इन करोगे, शाम को दोबारा लॉग इन करोगे, तो वो नई सेशन की जाएगी। ठीक, ये टीएलएस का प्रोटोकॉल है। आप अपनी कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें आपने, फॉर एग्जाम्पल आप बना रहे हो, एक व्हाट्सएप बना रहे हो, तो आप चाहते हो कि यार व्हाट्सएप में जब दो बंदे कम्युनिकेट करें तो वो इंक्रिप्टेड हो इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आप बना रहे हो तो आपकी मर्जी, आप हर आधे घंटे बाद चेंज करना शुरू कर दो। ठीक है, अभी आपके आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि हाइब्रिड की इस तरह यूज हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने इंप्लीमेंटेशन उसकी कैसे की है, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी की। किसी की बहुत ज्यादा इंक्रिप्टेड किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कहेगा हर 1 मिनट के बाद मेरी की चेंज हो जाए, तो अपनी एप्लीकेशन में हर 1 मिनट के बाद चेंजिंग का प्रोटोकॉल डाल देगा। ठीक है, ये समझ आ गई ना? गुड हो गया। अच्छा, तो इसी तरह की बाकी वही वाली डिटेल्स दिखती हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर सिमेट्रिक की में जो सबसे बड़ा मसला आता है वही होता है कि आपको अ, एक चैनल चाहिए होता है। क्योंकि देखें, अब बेसिकली हम इंक्रिप्शन कब करते हैं? हम इंक्रिप्शन तब करते हैं कि जब हमारा जो चैनल होता है जिसके ऊपर आपकी कम्युनिकेशन जा रही है वो इनसिक्योर है। अगर आपका चैनल ही सिक्योर है, मेरे और आपके घर के दरमियान डायरेक्ट एक नेटवर्क की तार डली हुई है और उस पर कोई बंदा इंट्रूड भी नहीं कर सकता, तो मुझे क्या जरूरत है इनक्रिप्ट करने की? मुझे पता है यार, मैं यहाँ से डाटा भेजूंगा तो इसका दूसरा एंड आप ही के पास है, आप तक ही पहुंचेगा। मुझे तो मसला ही तब बनेगा कि जब मैं डाटा भिजवा रहा हूँ थ्रू इंटरनेट, और इंटरनेट में पता नहीं कौन 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 सी डिवाइसेस से होता वो डाटा जा रहा है और बीच में उसको पता नहीं कौन 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 रीड कर रहा है। तो इनसिक्योर चैनल हो गया हमारा, जिसकी वजह से हम इंक्रिप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर यही इनसिक्योर चैनल है और की भी मैं इसी इनसिक्योर चैनल पे शेयर करता हूँ आपके साथ, तो जो बंदा मेरा डाटा रीड कर रहा है वो की रीड नहीं कर सकता। और जब उसको सिमेट्रिक की मिल गई तो वो उस डाटा को डिक्रिप्ट करके खुद नहीं देख सकता। देख सकते हैं ना ऑब्वियसली, जब उसको की मिल गई रास्ते में कहीं जाती हुई, तो वो मिल जाएगा। अब मैं कहता हूँ अच्छा मैं की इनक्रिप्ट करके भिजवा दूं, तो की इनक्रिप्ट करूंगा, सिमेट्रिक की बात करूँ, की इनक्रिप्ट करूंगा तो वो कैसे इनक्रिप्ट करूंगा अगर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी हमारे पास होती? क्योंकि उसको मैं जिस की से इनक्रिप्ट करूंगा वो भी तो मैंने किसी ना किसी तरह से किसी बंदे को भिजवानी है। तो उसके लिए क्या किया जाता था कि आपको सिमेट्रिक में एक ऑल्टरनेटिव सिक्योर चैनल चाहिए होता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की मैंने रखी सादी सी ABCD 1 2 3 4, एग्जाम्पल के लिए देता हूँ। डाटा मैंने आपको इनक्रिप्ट करके भिजवा दिया, फिर मैं वो कॉल करता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार अब कॉल मेरी जो है इंटरनेट पे नहीं जा रही, क्योंकि इंटरनेट वाली कॉल करूंगा तो फिर हैकर रीड कर लेगा। तो मैं उसको सादी GSM वाली कॉल करता हूँ। मैं कहता हूँ यार वो मैंने आपको कुछ फाइल भिजवाई है, वो मैंने इनक्रिप्ट की हुई है, उसकी ना की ये वाली लगाना, फोन पे मैंने बता दी। लेकिन अगर कोई बंदा वाइल्ड टैपिंग कर रहा है और मेरा फोन भी सुन रहा है, तो उसको वो की फिर मिल जाएगी। तो मुझे सिक्योर चैनल की तलाश, फिर मैं क्या करूंगा, मैं खत में लिखकर उसको खत भिजवा दूंगा। मैंने आपको जो एक हफ्ता पहले फाइल होगी, एक हफ्ते के बाद खत मिलेगा या 3 4 दिन के बाद मिलेगा। चलो TCS से भिजवा दिया, 24 घंटों के बाद मिल गया, तो मैं कहूंगा यार मैं आपको कुछ फाइल भिजवा रहा हूँ, इसका पासवर्ड ये वाला है, तो ये आप मतलब है कि जब खोलना चाहें तो ये वाला पासवर्ड लगाइएगा तो खुल जाएगी। तो आप लोगों को लिटरेचर पढ़ने का शौक है? नहीं, कोई बात। अच्छा, सैयद अमीर जाफरी साहब की ना बड़ी मजाहिया बुक्स होती हैं, तो वो फौज फौज में भी थे, तो उन्होंने एक बार लिखा कि यार हम मेरी नई नई शादी हुई थी, उसके बाद वो फौज फौज में मतलब जंग शंग शुरू हो गई, तो वहाँ अगले मोर्चों पे चले गए। तो बेगम मेरी जरा रोमांटिक सी थी, तो मैं उसको कहता होता था कि यार मेरी बात सुनो, ये खत उस जमाने में तो फोन शून उस तरह की चीजें बड़ी कम होती, 65 के एरिया की बात हो रही है। तो मुझे कहता था यार ये तुम ना रोमांटिक बातें ना लिखा करो, ये हमारी फौज में बड़ा सिक्रेसी का सिस्टम होता है, तो वो जो कम्युनिकेशन वाले लोग होते हैं ना, वो ये हमारी बातें बीच में से खत सेंसर करके पढ़ रहे होते हैं कि यार खुदा ना खासा ये कोई मुल्की राज तो नहीं शेयर कर रहे कि यार मैं कहीं आगे बैठा हूँ तो मैं डिटेल भेज रहा हूँ कि मेरा मोर्चा फलानी जगह है, तो हमारे खत जो है सेंसर होते हैं, तो तुम काइंडली ना इसमें इधर उधर की बातें ना किया करो। तो कहते हैं 2 दिन के बाद ना मुझे एक लेटर आ गया कि सर आप ये फॉर्म फा कम्युनिकेशन वालों पे इल्जाम लगा रहे हैं, हम आपका कोई खत सेंसर नहीं करते और कोई खत रीड नहीं करते। ठीक है ना? सही है। तो इसमें भी इसी तरह से होता है। ठीक है, कि वो जो खत है वो अगर किसी ने खोल के पढ़ लिया तो उसको फिर की का पता चल जाएगा। TCS में कोई बंदा बैठा हुआ उसने खोल, तो मतलब सिक्योर चैनल फाइंड करना सबसे बड़ा मसला था, जिसकी वजह से हम फिर इस मैटर क्रिप्टोग्राफी की बनी। अच्छा, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। ठीक है, अब ये चीज शायद आपने डिस्कस नहीं की होगी। अभी प्रॉपरली वर्ल्ड लेवल के ऊपर ये मसले मसाइल चल रहे हैं कि गवर्नमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशंस को कह रही हैं कि आप अपनी कीज हमारे साथ शेयर करें, ताकि अगर हमने किसी की, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप है तो वो फेसबुक को कह रहे हैं कि आपने अपनी जो कीज हैं वो हमारे साथ शेयर करनी है।
ताकि अगर हमें किसी दहशतगर्द की या किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें उसकी व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन पढ़नी है, तो हम उस कीज की मदद से उनको डिक्रिप्ट करके ये वाला काम कर दें। तो ये बकायदा आज अभी आजकल के दौर में इन दिनों में ये वाले काम हो रहे हैं कि बहुत सी गवर्नमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट एक्सेस टू की के लिए फोर्स कर रही होती हैं। और कई ऑर्गेनाइजेशन में या कई मुल्कों में तो प्रॉपर एक लॉ बन चुका है। कई जगहों पे इसके ऊपर अच्छी खासी एक्टिविटी हुई है। वो पिछले अरसे में यूएस में दो एक साल पहले एक वो बम्बिंग की कोई एक्टिविटी हुई थी, तो उसके लिए जो कल्प्रेट था उसका उनको आईफोन मिला था। तो उन्होंने एप्पल से कहा कि आप इसकी वो जो की होती है जिससे ये सारा डाटा एनक्रिप्ट हुआ है वो हमारे साथ शेयर करें। तो उन्होंने इवन एप्पल को एज ए कोर्ट के थ्रू भी अप्रोच किया। बट एप्पल ने अपने वो जो लीगल वो जो उनके होते हैं ना, जब हम पढ़ते नहीं है वो जो पूरे लंबे लंबे से वो होते हैं और हम खाली आई एक्सेप्ट कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम तो बाउंड है, हमारा और एंड यूजर का ये आपस में एग्रीमेंट होता है कि हम उनकी की शेयर नहीं कर सकते। तो अगर आप कहेंगे तो हमारी तो ये ब्रीच हो जाएगी इस वाले एग्रीमेंट की, तो सॉरी हम तो नहीं कर सकते। फिर उन्होंने इसराइल में कंपनी थी, इसराइल बेस्ड एक कंपनी थी, उसको अप्रोच किया। अब इस एप्पल में ये होता है कि मेरे ख्याल में 4 या 5 की लिमिट होती है, 5 रीट्राइज करें गलत तो वो डाटा को फॉर्मेट कर देता है, ठीक है। उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने इस डाटा को डिक्रिप्ट कर लिया। अब उन्होंने अप्रोच क्या इख्तियार की, पूरी इसके ऊपर केस स्टडी आपको मिल जाएगी। उन्होंने अप्रोच ये इख्तियार की कि वो क्या करते थे कि ब्रूट फोर्स है ना, अब उन्होंने ब्रूट फोर्स ही करने का रह गया था उनके पास सिलसिला। तो क्या करते थे, वो 4 बार ब्रूट फोर्स करते थे, डाटा डिक्रिप्ट नहीं होता था, वो उसकी चिप रिप्लेस कर देते थे जो ये जिसके अंदर ये काउंटर लगा होता था कि कितनी बार आपने गलत पासवर्ड एंटर कर दिया, ठीक है। उसका जो मोबाइल फोन का जो जो मदरबोर्ड था या जो भी था, अब वो उसमें दूसरी सिंपल प्रोग्राम चिप लगा देते थे जिसका काम सिर्फ ये होता था कि आपने काउंट करना है कि कितनी बार रीट्राई हो रही है। अब नई वाली चिप में 0 ट्राई आ रही होती थी, वो फिर से 4 बार रीट्राई करते थे, अगर डिक्रिप्ट नहीं हुआ तो वो निकाल दी। तो 3 महीने के बाद उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को डाटा डिक्रिप्ट करके दे दिया था, ठीक है। क्यों कि उन्होंने वो जो 4 से 5वीं बार का काउंटर था ना, वो तो 4 बार इनक्रिप्ट होते साथ ही अगर डाटा मतलब 4 बार गलत पासवर्ड देते थे वो जो भी ब्रूट फोर्स कर रहे थे, चौथी बार पे ब्रेक लग जाती थी, वो चिप रिप्लेस होती थी उस बोर्ड की, फिर दोबारा से अगला प्रोसेस शुरू हो जाता था। तो इस तरह की एक्टिविटीज हो रही होती है। एनीवे, तो अब जो रिक्वायरमेंट उनसे मांगी गई या वो जो कुछ लॉस की उसके लिए चीजें आ रही है, और ये आपको पता है काफी सारे लॉस चल रहे हैं कि आपने जो इंटरनेट की कम्युनिकेशन है उसका लॉग है वो 6 महीने के लिए एटलीस्ट, पाकिस्तान में भी ये रूल है कि आपने जो भी कम्युनिकेशन की है, तो आपके पास पीटीसीएल है, आपके पास नया टेल है, आपके पास पोर्टेबल जैज वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसमें जो आपकी कम्युनिकेशन का लॉग है वो 6 महीने के लिए उन्होंने अपने पास डाटा को स्टोर रखना है, ठीक है। ताकि 6 महीने के अंदर अंदर अगर कोई साइबर क्राइम होता है जो आपने किया है, ठीक है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्विटर के ऊपर कोई चीज शेयर की जो ठीक नहीं थी, या आपने किसी को हैक कर लिया। अब वो क्या होगा कि वो हैकिंग की जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो एंड में पता चलेगा कि ये हैक किस आईपी से हुआ था, इस आईपी से ये वाली चीज इनिशिएट हुई थी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि वो चेक करेंगे कि ये आईपी किस कंपनी के ने परचेज किया हुआ है। तो पता चलेगा कि वो पीटीसीएल या नयाटेल ने परचेज किया हुआ है, ठीक है। वो नयाटेल के पास जाएंगे, उसे कहेंगे कि यार मुझे 25 मार्च को 9:20 पे बताओ कि ये वाला आईपी कौन सा वाला आपका यूजर यूज कर रहा है, ठीक है। तो इनके पास आईपी का पूल होता है, तो जो ही आप कनेक्ट करते हो तो आपको एक आईपी साइन होता है, जब आप डिस्कनेक्ट होते हो तो आपका वो आईपी खत्म होकर किसी और को मिल जाता है, ठीक है ना। तो वहां से अपने उस 6 महीने पुराने लॉग में से उस तारीख का लॉग निकाल लेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज की बात करें कि मतलब 8:49 के ऊपर 25 मार्च को बताओ ये वाला आईपी किसको साइन हुआ था, तो वो मैप होके आ जाएगा जी ये वाला आईपी फॉर एग्जाम्पल कस्ट को साइन हुआ था। तो यहाँ कस्ट में पहुंच जाएंगे। अगर तो मेरे मोबाइल में था तो वो पता चलेगा जी फैसल साहब जो हैं जिनका ये यूजर है ये सिम है उनको साइन हुआ था। अगर हम जायज कैश की बात करें, हम सपोज करते हैं कि नया टेल है और नया टेल यहाँ यूनिवर्सिटी में सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, वो फिर यहाँ आ जाएंगे, वो कहेंगे यार यहाँ पे अपना वो जो आपका आईपी टेबल पीछे बन रहा होता है उसमें आप देखो जो नेटिंग हुई हुई है कि इस आईपी पे इस टाइम पे किस 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 की नेटिंग हुई थी जिन्होंने इस टाइम पे कम्युनिकेट किया है। तो फिर यहां से वो लॉग निकालते निकालते एट द एंड इस रूम तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग मतलब काफी फोर्स कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड कि आपने जो क्रिप्टोग्राफिक कीज है इनको शेयर करना है, ठीक है। और शेयर करने की वजह से ये होगा कि जब भी हमें किसी, पहले इसका जो तरीका चल रहा था वो ये चल रहा था लॉ के अंदर कि वो करते ये थे कि जब किसी केस की कोई रिक्वायरमेंट होती थी तो उस टाइम कोर्ट से ऑर्डर ले आते थे और उस टाइम उस कंपनी से वो कीज ले लेते थे।
उन्होंने कहा कि तो इसमें बड़ा टाइम लगता है, पहले कोर्ट के पास जाओ, उसको सारी स्टोरी समझाओ, फिर वो ऑर्डर देगी, फिर आपके पास आओ, फिर आपको बताओ कि फलानी फलाने वाले यूजर की चाहिए, तो आप भी 2-4 दिन लगा देते हो। उन्होंने अब एक नया काम ये शुरू किया है बाय लॉ, कि वो कहते हैं कि आप जो है, आप एक थर्ड पार्टी गवर्नमेंट एजेंसी बना दो, जिसके पास जितनी भी की है वो आप एस्क्रो करवा दो, यानी कि जो भी नई की फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप वाले इशू करते हैं, वो उस एस्क्रो कंपनी के पास ऑटोमेटिकली सेव करवा दो। ठीक है। जब किसी गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को रिक्वायरमेंट होगी, तो वो उस एसक्यू एजेंसी के पास जाएगी और कहेगी मुझे इस यूजर की, बजाय वो व्हाट्सएप के पास जाए। व्हाट्सएप को वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि आपने जितनी भी नई कीज बनती हैं वो सारी हमारी उस एसक्यू वाली ऑर्गेनाइजेशन के पास जमा करवा दिया करें, जो अपने पास पूरा एक डेटाबेस मैनेज करी होगी कीज का। और किसी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, सीआईए को, एफआईए को, XYZ को जब जरूरत पड़ेगी किसी की के लिए कि यार मुझे की चाहिए, मैंने को डाटा डिक्रिप्ट करना है किसी केस के हवाले से, तो सीधा उस एसक्यू एजेंसी के पास जाएगी, और चूंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन होगी तो उनको फटाफट वो की मिल जाएगी और ऑटोमेटिकली उसको वो यूज कर लेंगे। अच्छा, तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये उस इंक्रिप्शन की को अपने एक खास टाइम तक, एक खास कंडीशन में, मतलब एक कि 6 महीने के लिए अपने पास स्टोर रखेंगे, 1 साल के लिए स्टोर रखेंगे, वगैरह वगैरह, वो करेंगे। अच्छा। अच्छा, लेकिन अब इसमें मसला ये है कि अब पहले तो फेसबुक है ना, तो फेसबुक तो समझेगी कि अच्छा मेरे पास कंट्रोल है, मुझे पता है कि मेरे पास गवर्नमेंट की 10 रिक्वेस्ट आई हैं, तो उसके अगेंस्ट मैंने इन 10 लोगों की शेयर की है। जब ये एस्क्रो कंपनी के पास चली जाएगी तो हमारे लिए तो पता भी नहीं होगा कि वो एक बंदे की इंफॉर्मेशन ले रही है, 10 बंदों की ले रही है। देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करता है ना, कई गवर्नमेंट्स बहुत बहुत ज्यादा लॉ अबाइडिंग होती हैं, कुछ लॉ अबाइडिंग नहीं भी होती हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर कोर्ट से अथराइजेशन लेके ये वाला काम करवाएंगी, की एक्सेस करेंगी एस्क्रो कंपनी से। कुछ हो सकता है डायरेक्टली 1 to 1 शेयर हो जाए, कि बस आप हमें जो भी हमारी रिक्वेस्ट है फौरन से उसको एडिट कर दिया करें। इसके ऊपर एक तो बड़ा मसला आ रहा है कि यार ये जो कीज हैं, वो अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी तो वो मिस यूज भी हो सकता है। जरूरी है कि वो लॉ के लिए यूज करें, वो किसी भी और काम के लिए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज ना करें, किसी और बंदे पे नजर रखने के लिए, उसकी सारी मतलब डिटेल, उसकी चैटिंग, इन चीजों को आइडिया लगाने के लिए भी यूज कर सके। ठीक है। अच्छा, फिर एक और जो बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि अगर आपके पास मेरी कम्युनिकेशन की आ गई, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप की आ गई, आपने बेशक अथराइजेशन भी ले ली, लॉ अबाइडिंग भी हैं, और आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई जुर्म करने की कोशिश की, फॉर एग्जाम्पल कोई भी XYZ, मैंने किसी को थ्रेटनिंग मैसेज भेज दिया, मेरी इससे लड़ाई होगी, मैं होगा यार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अब इससे कंप्लेन कर दिया एफआईए को, एफआईए ने वहां से मेरी की निकाल ली कि यार अच्छा मैं देखूं इसने व्हाट्सएप पे वाकई ये मैसेज किया था कि नहीं किया था, धमकी वाला। तो क्या वो जो की है वो सिर्फ मेरे उस व्हाट्सएप मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए यूज हो रही है? नहीं, वो मेरे हर कम्युनिकेशन जो व्हाट्सएप पे मैं कर रहा हूँ उसके लिए यूज हो सकता है। मैं अपने बिजनेस का जो काम है वो व्हाट्सएप पे चला रहा हूँ, तो अपने बिजनेस पार्टनर से उस चीज उसी व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेशन पे कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी वही की होगी, व्हाट्सएप की वही वाली। मैं कोई फाइनेंशियल एक्टिविटीज के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ तो वो भी उसी के लिए वही की होगी। मैं अपनी कोई पर्सनल लाइफ के हवाले से किसी एहलिया से, बच्चों से बातें कर रहा हूँ तो उसके लिए भी वही की होगी। तो वो की अब ये श्योरिटी तो नहीं है ना, जब वो व्हाट्सएप वाले किसी एफआईए वाले बंदे के पास जाएगी, जब उस की से डिक्रिप्ट करेगा तो वो तो मेरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सिर्फ उस केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं कि मैंने वाकई इसको थ्रेट मैसेज भेजा है कि नहीं भेजा। उसके पास तो फिर सब कुछ मेरा ओपन हो गया, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, पर्सनल बातें हैं, और कोई मेरे सीक्रेट्स है। तो ये भी एक बड़ा इशू है कि यार अब आप इसको मैप नहीं कर सकते कि आप इस की को सिर्फ और सिर्फ उस केस की तफ्तीश के हवाले से यूज करें, उसके लिए उसको आप फिर जिस तरह मर्जी यूज करें वो आपके लिए बिल्कुल फिर ओपन होगी, मेरी सारी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप की ना। तो ये कंसर्न्स भी आ रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जो कि अब आजकल के दौर में एक हॉट टॉपिक की फॉर्म में जा रही है कि अच्छा यार ये मसाइल आ रहे हैं कि गवर्नमेंट अब बहुत ज्यादा इस इंक्रिप्शन को तोड़ने की, कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है सरकारी सतह के ऊपर। ठीक है। अच्छा, फिर एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब हम जो साइफर टेक्स्ट करते हैं तो वो साइफर टेक्स्ट किसी साइफर या किसी एल्गोरिदम से प्रोसेस होकर निकलता है। वो कुछ रूल्स होंगे उस एल्गोरिदम में डिफाइन किए हुए, जिसकी मदद से आप उस डाटा को इंक्रिप्ट कर देते हो। ठीक है। और उस प्रोसेस को इनसाइफरमेंट कहते हैं, कि जब आप एक प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हो किसी साइफर टेक्स्ट में या एक इनक्रिप्टेड किस्म के फॉर्म में। ठीक है। और ये बाकी बातें वही लिखी हुई हैं कि अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो मॉडर्न साइफर्स हैं और क्लासिकल साइफर्स हैं। क्लासिकल में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होती थी और ट्रांसपोजिशन होती थी। सब्स्टिट्यूट ये करते थे कि आपके अगर कुछ टेक्स्ट कैरेक्टर है तो उनको सब्स्टिट्यूट कर देते थे किसी और कैरेक्टर से। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि अगर मैंने कर्स लिखना है
तो मैं सी को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, जहां जहां पे मेरी कम्युनिकेशन में सी आएगा वहां पे मैं एक्स डाल दूंगा, और जहां जहां पे यू आ रहा होगा वहां पे मैं पी डाल दूंगा। तो ऐसे ट्रांसपोज कर देते थे चीजों को, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट कर देते थे कि एक के अगेंस्ट कोई और सब्स्टिट्यूट यूज कर लेते थे। तो जब आपने कस लिखा होता था तो उसकी जगह आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन टेबल होता था, आप सी की जगह उसके आगे जो सब्स्टिट्यूटेड लेटर होता था वो डाल के भेज देते थे। अगले बंदे के पास भी सेम वही टेबल होता था, वो वहां से उसको वापस रिवर्स कर लेता था, ठीक हो गया। ट्रांसपोजिशन में क्या होता था कि कि पता है कि आपके पास जो कम्युनिकेशन होती है वो बिट्स की फॉर्म में होती है, तो बिट्स की पोजीशन चेंज कर लेते थे, ठीक है। कि यार फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि यही लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं ये लाइन बिल्कुल सीध में आ रही है, तो यहाँ पे SUBSTITU, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ऐसे चल रहा है ना, हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब मैं इसको आपको लिख के भेजूंगा ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि SAWTTSCUBIRHHY, इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा चीजों को, उनकी जगह चेंज कर दूंगा, उनकी पोजीशन चेंज कर दूंगा, ठीक है, किसी पैटर्न के ऊपर। और जब एंड यूजर के पास पहुंचेगी तो वो सेम उसी पैटर्न को रिवर्स करेगा, सेम उसी तरह से चीजों को वापस लेके आएगा, तो वो उसके पास एक्चुअल टेक्स्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक हो। ये वाली चीज होती है। फिर उसके बाद जो मॉडर्न साइफर्स हैं उसके अंदर आपके कुछ कैटेगराइजेशन है, जैसे की बेस्ड अगर कैटेगराइजेशन की बात करें तो दो तरह की बेस्ड कैटेगराइजेशन आ गई, एक सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। एक में सीक्रेट की बेस्ड इंक्रिप्शन होती है, एक में शेयर्ड या पब्लिक की बेस्ड इंक्रिप्शन हो रही है, ठीक है। इसी तरह फिर अगर उसकी डाटा की इनपुट के ऊपर बात करें तो हमारे पास दो तरह के ये आ रहे होते हैं, ब्लॉक साइफर्स और स्ट्रीम साइफर्स। तो ब्लॉक साइफर्स क्या करते हैं कि जो भी उनका एल्गोरिथम है अगर वो ब्लॉक बेस्ड है, तो वो एक ब्लॉक ऑफ द डाटा लेते हैं, तो 25 कैरेक्टर ले लिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और जो 25 कैरेक्टर है उनको लेने के बाद उसके ऊपर कोई एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं और 25 कैरेक्टर की आउटपुट निकाल के इनक्रिप्टेड किस्म की दे देंगे, ठीक है। अगली 25, अगली 25, अगर मैंने आपको 100 लेटर्स भेजे हैं, 100 लेटर का एक मैसेज भेजा है, तो 25 25 25 25 के चार ब्लॉक बन जाएंगे, और वो चार बार इनक्रिप्ट होगा और फिर वो जोड़ के आगे चला जाएगा। जब वो डिक्रिप्ट होगा तो उसी तरह से पहले 25 कैरेक्टर उठेंगे, उसको डिक्रिप्ट होगा, फिर अगले 25 और एंड में वो जुड़ जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 110 कैरेक्टर का मैसेज भेज दिया, तो पहले चार तो 25 25 25 25 हो गया, अब 10 के साथ क्या होगा, क्योंकि अब तो ब्लॉक पूरा नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में कि जब आपके मैसेज के जो कैरेक्टर है वो ब्लॉक में पूरे ना आ रहे हो, तो फिर पैडिंग कर देते हैं। पैडिंग से क्या मुराद है कि 10 कैरेक्टर का आखिरी मैसेज था मेरा, 25 पूरे नहीं हो रहे थे, 15 कैरेक्टर कम थे, तो 15 स्टार्स डाल देगा। तो जो 15 स्टार ऐड करेगा तो क्या होगा, 25 पूरे हो जाएंगे, उसका ब्लॉक बनाएगा, उसको इंक्रिप्ट करके भेज देगा। जब डिक्रिप्शन होगी तो उसको पता होगा कि अगर मेरे पास करेक्टर पूरा ना हो तो पैडिंग के लिए मैं ये वाला करेक्टर यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो जब वो देखेगा कि स्ट्रीम ऑफ द स्टार्स आ रहे हैं तो वो समझ जाएगा डिक्रिप्ट करते हुए कि ये पैडिंग हुई भी है, तो उन स्टार्स को वो गायब करके बाकी का मैसेज वो 10 करेक्टर जो है वो एंड यूजर को डिक्रिप्ट करके देगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो सबसे पहला ज्यादा वेल नोन स्टैंडर्ड या एक एल्गोरिथम यूज हुआ था वो डेस्ट था, ठीक है। डेस्ट को इनिशियली यूज किया गया, इसकी कोई 58 बिट की होती थी, जो कि थोड़े से बाद प्रूवन हो गई कि ये अब ब्रेकेबल है, 58 बिट बहुत कम थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ओके हम यूं करते हैं कि एक नया एल्गोरिथम बनाते हैं जिसकी की लेंथ ज्यादा हो ताकि उसकी ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाएं। इन द मेन टाइम उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया ट्रिपल डेस्ट में। तो वो क्या करते थे कि डेस्ट सी को 3 बार चलाते थे, यानी कि जब आप इंक्रिप्शन करते थे पहले डेस्ट था, 58 के बिट की होती थी, वो अपना प्रोसेस करता था और डाटा को एन्क्रिप्ट कर देता था। तो उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि यार ये तो ब्रेक हो गया है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो हम जब तक कोई नया ढूंढते हैं अच्छी क्वालिटी का स्टैंडर्ड, तब तक आप क्या करो कि इस बेस्ट के एल्गोरिदम को 3 बार चला दो। तो 58 बिट की 3 बार चलेगी तो कितनी कीज हो जाएंगी, तकरीबन 170 के करीब बन जाएंगी। तो अब क्या हुआ कि आपकी वही 58 वाला एल्गोरिदम 3 बार चलने से आपको 170 बिट की इंक्रिप्शन की एक तरह की प्रोविजन मिलना शुरू होगी फॉर द टाइम, ठीक है। और इस दौरान में निस्ट ने, जो कि अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया कि हम अपना नेक्स्ट जनरेशन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, जिसका नाम उन्होंने एडवांस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम दिया, उसको टैगलाइन दी नाम, हम ये बनवाना चाह रहे हैं। तो जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टोग्राफर्स हैं या मैथमेटिशियंस हैं वो अपनी अपनी सबमिशंस दें, अपने अपने एल्गोरिदम दें, ठीक है। तो एक प्रोसेस शुरू हो गया, ये 1997 में चला और 2000 में जाके एंड हुआ, ठीक है। उसके अंदर कोई मोर देन कोई 80 के करीब जो लोग थे उन्होंने अपनी अपनी सबमिशंस दी, ठीक है। और उसको उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के क्राइटेरिया के ऊपर मैप किया,
और ऐड जाएगी जो रेंज डिनेल, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा वो करती है क्योंकि ये भी एक्चुअली फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है। ये वाला जो एल्गोरिदम था ना, ये वाला एल्गोरिदम, ये सिलेक्ट हुआ कि यार इसने ये वाला प्रोसेस विन कर दिया। तो जब हम कहते हैं ना कि यार इसको मैंने एईएस से इंक्रिप्ट किया, तो एईएस एक टैग लाइन है। एक्चुअली एईएस का मतलब है कि वो रीजनल जो ये जो एल्गोरिदम है ना, इसने एक्चुअली, इससे हम एक्चुअली प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो भी ये कॉन्टेस्ट जीतेगा ना, उस एल्गोरिदम को हम एईएस का नाम देंगे, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है, वो स्टैंडर्ड पे ले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि यार आप सब बच्चे हो, तो आप सबका हम कॉन्टेस्ट करवाते हैं और जिसके बच्चे की ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है क्लास में, उसको हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं। अब मैं कहूँ यार ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, तो उसका मतलब है कि ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर का इससे टाइटल अचीव कर लिया है, अदरवाइज इसका अपना नाम जो है ना, वही नाम इसका अपना है। तो ये वाला जो एल्गोरिदम था ना, इसने फाइनली विन किया उस एल्गोरिदम को। और उसके जो फाइनल थे उन 74-75 में से, ये 5 एल्गोरिदम्स जो थे ना, इन्होंने फाइनल राउंड तक पहुंचे थे। और फाइनल राउंड में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, मैथमेटिक्स के, स्टैटिस्टिक के, हार्डवेयर के, सॉफ्टवेयर के, इन सब लोगों ने बैठ के इसकी वोटिंग की। तो इस वाले को 86 वोट इनके हक में आए थे। फिर सेकंड नंबर पे सरपेंट था, फिर टू फिश था, फिर RC6 था और मार्स था। लेकिन अपनी अपनी जगह पे ये 5 भी पूरी दुनिया में compete करके इस पॉइंट तक पहुंचे थे। तो सिर्फ कुछ अच्छी चीजों की वजह से इसको सबसे ज्यादा पॉइंट मिले और ये एज ए एईएस सेलेक्ट हो गया था। तो अभी जो हम करंट एईएस की बात करते हैं, एक्चुअली हम इस एल्गोरिथम की बात कर रहे होते हैं। हम कहते हैं यार हमारा जो डाटा है वो एईएस से इनक्रिप्ट हुआ है, तो उसका मतलब है वो इस वाले एल्गोरिथम से इनक्रिप्ट हुआ होता है, ठीक है। तो इसकी बाकी डिटेल दी हुई है कि ये सिमेट्रिक की का एल्गोरिथम है और ये नॉर्मली यूज हो रहा है। इसकी 128, 192 और 256 बिट, तीन तरह की इसकी वेरिएंट्स हैं, आप अवेलेबल हैं। और इसका फर्क कहाँ पे होता है, इसकी की लेंथ पे होता है। तो अगर आप 128 बिट वाली की लेंथ यूज करोगे, तो आप समझ लें कि एईएस का 128 नंबर वेरिएंट आप यूज कर रहे होगे। या अगर 192 कर रहे हो, या ज्यादा सबसे ज्यादा सिक्योरिटी आपको चाहिए, तो 256 बिट वाला आप की यूज करोगे, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा सिक्योर होगा, लेकिन वो रिलेटिवली लेस भी होगा। यानी कि उसकी प्रोसेसिंग भी फिर थोड़ी सी कम होगी बेनिस्बत एईएस 128 के। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उस तरह की रिक्वायरमेंट के ऊपर आप उस तरह की बिट वाला अपना एल्गोरिदम यूज कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन करनी है, उसमें कोई मसला नहीं है, तो एईएस 128 भी काफी है। और अगर मैंने आपको अपने कोई फाइनेंशियल सीक्रेट्स भिजवाने हैं, ठीक है, या अपनी कोई इजाद है उसका कोई फॉर्मूला भिजवाना है, तो उसके लिए मैं उसका एईएस 256 यूज कर लूँ, क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर होना चाहिए। अच्छा, ये उसका एल्गोरिदम वगैरह दिया हुआ है, ये खाली आप स्टडी कर लीजिएगा इसका, चूंकि हमारे उस काम से उतना ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसके बाद ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, मैंने जो बाकी 4 हैं ना, इनकी भी डिटेल दी हुई है कि इसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं, ठीक है। आप इनको स्टडी कर लीजिएगा, इवन इनका आपके किसी क्विज वगैरह से भी शायद कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो आप इनको जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये पांचों जो है ना, ये उतनी ही कैपेबिलिटी रखते हैं। अब एईएस जो है ना, चूंकि वो स्टैंडर्ड सेलेक्ट हो गया, हर कंपनी मेजोरिटी उसको यूज कर रही होती है, उसके ऊपर अटैक्स भी उतनी ज्यादा बन रहे हैं। तो सम हाउ वन डे कोई ना कोई उस पर सक्सीड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये 4 बाकी के यूज कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा कि एक तो इनके ऊपर अटैक्स इस वजह कम आ रहे हैं, ठीक है। लेवल इनका भी, इन्होंने भी निस्प का फाइनल तक पहुंचे हुए हैं। इसका मतलब है ये भी कोई माठे एल्गोरिदम्स नहीं है, इनमें कोई फर्क होंगे। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी की प्रोसेसिंग ज्यादा टाइम ले रही हो, तो कहीं यार ये सिक्योर तो बड़ा है, हो सकता है वो एईएस वाले से भी ज्यादा सिक्योर हो रिलेटिवली। लेकिन चूंकि इसमें प्रोसेसिंग का टाइम ज्यादा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने तो काफी सारे एस्पेक्ट देखने होते हैं। उन्होंने देखना होता है कि यार ये मोबाइल पे भी इंक्रिप्शन दे दे, फॉर एग्जाम्पल इसकी स्पीड भी कम हो, इसका जो साइज है वो भी प्रोसेसिंग का कम बन रहा हो। तो बहुत सारी चीजें देखते हुए उन्होंने इसको सेट किया। हो सकता है ये जो सरपेंट है, ये सिक्योरिटी में रेंडल से ज्यादा हो, लेकिन इसका प्रोसेसिंग टाइम भी ज्यादा हो, इसकी वजह से उन्होंने उसको सेट नहीं किया होगा, ठीक है। लेकिन हमें, अगर हमारा काम इस तरह का है कि हमारा सारा जो काम है वो हार्डवेयर बेस्ड है, हम लोग कंप्यूटर्स के ऊपर इंक्रिप्शन करवा रहे हैं अपने डाटा की, तो मुझे तो अब प्रोसेसिंग का कोई मसला नहीं है। मैंने मोबाइल पे तो इंक्रिप्शन करवानी नहीं है, तो मैं चाहूँ तो सरपेंट यूज करके इंक्रिप्शन कराना शुरू कर दूं, तो मेरा डाटा निस्बतन ज्यादा हाईली सिक्योर हो जाएगा, बिकॉज सरपेंट का सिक्योरिटी मैट्रिक्स में भी ज्यादा होगा एईएस वाले से। सिर्फ फर्क ये है कि टाइम ज्यादा लेता है, तो मुझे क्या फिक्र है, मेरे पास अगर Core i7 या Core i5 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो मुझे कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना। वो बिलफर्ज सेम डाटा 100 मिली सेकेंड में कर देता है, ये 150 मिली सेकेंड में कर देगा, तो 100 और 150 मिली सेकेंड में मुझे कौन सा फर्क पड़ रहा है, इतना ही फर्क आएगा ना। वो ये तो नहीं हुआ कि यार वो एक दिन में करके देता है तो 4 दिन में करके देगा, ठीक है।
तो जो थोड़ा सा फर्क होता है तो मैं चाहूँ तो इन बाकियों को भी यूज कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इनकी डिटेल वगैरह आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है सबकी, इन एल्गोरिथम्स की। अच्छा, इसके बाद हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम आइडिया भी लगाना चाहें तो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रांसपोजिशन हुई होती है कि आपको आइडिया नहीं होता कि यार ये क्या है। एल्गोरिथम के अंदर इतनी ज्यादा ट्रांसपोजिशन होती है, एस बॉक्सेस होते हैं, पी बॉक्सेस होते हैं, तो उसके बाद हमें ट्रांसपोजिशन करने की जरूरत तो नहीं रहती। हो सकती है, लेकिन फिर आपका मसला ये है कि आपकी वो कमर्शियल टूल खराब हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब आपने कोई अपनी, अब आपको डिक्रिप्ट करने के लिए भी अपना ही करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, बिलफर्ज एक सॉफ्टवेयर ए है, वो भी कहते हैं यार मैं ए से इनक्रिप्ट कर देता हूँ, एक और सॉफ्टवेयर है बी, वो भी कहता है मैं ए से इनक्रिप्ट करता हूँ। मैंने यहां से सॉफ्टवेयर नंबर ए से इनक्रिप्ट किया, आपको डेटा भिजवाया, आप घर में बेशक सॉफ्टवेयर बी से इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर लो तो आपका काम चलेगा। लेकिन अगर आप बीच में अपनी कोई शगुल डालोगे इस तरह का, ट्रांसपोजिशन कर दी, कुछ और कर दिया, तो अब आपको दोनों साइडों पे अपना ही सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, लेकिन आप कर सकते हो। अच्छा, फिर इसी तरह जो एसिमेट्रिक है उसके एक आरएसए है, ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला एक एल्गोरिदम है इसी का, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का। आजकल जो इवॉल्व हो रहा है वो है ईसीसी, इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो ये वो जो ज्योमेट्री के हवाले से हाइपरबोला वाली जो चीजें बनती हैं, इलिप्टिक कर्व्स बनती हैं, इसकी जो कैलकुलेशन होती है उसके ऊपर बेस होती है, जिसकी वजह से ये आरएसए की निस्बत निस्बत मैथमेटिकली लेस कंप्यूटेशन ओवरहेड दे रहा होता है, लेकिन सिक्योरिटी आपको उसी लेवल की दे रहा होता है जो आरएसए वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं पब्लिक के अंदर, ठीक है। सॉरी, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, सिमेट्रिक वाले में, ठीक है। इसी तरह ये इसका डीएसए एल्गोरिदम है, ठीक है। तो ये इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ वो दी गई। अच्छा, वन वे हैश, तो हैशिंग का आइडिया है, हैश क्या करती है? अच्छा, जैसे मैं पूछूं ना वो बता दो। बेटा, इस पीछे वाले को बोलो, हैशिंग क्या होती है आइडिया है? यार तुम ठहर जाओ, पीछे वाले से पूछो, है आइडिया हैशिंग का? या इस प्यारे से बच्चे का क्या नाम है? मुबैयन, सुबैयन। सुमैया, सुमैया आपको हैशिंग, सुबैयन। एक्स वाई जेड, आपको पता लगे मैं आपसे बातें करूं, हैशिंग का आइडिया है? इंक्रिप्शन करते हैं किस तरह? चलो नहीं आइडिया, कोई बात नहीं, आप बताओ बेटा। ठीक, इसमें और आम उस वाली में फर्क ये है कि इंक्रिप्शन को हम डिक्रिप्शन कर सकते हैं तो हमें डाटा वापस मिल जाता है, जब हम हैशिंग करते हैं ना तो डाटा वापस नहीं मिलता, वो वन वे होता है। तो आपने जब एक बार उसको हैशिंग एल्गोरिदम से हैश कर दिया तो वो इंक्रिप्शन नहीं होती, वो वापस नहीं आ सकेगी, उसका जो आपका जो आउटपुट निकली है उसको अगर आप वापस टेक्स्ट में लाना चाहें तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये करते क्या है कि ये आप इसको 1 MB का डाटा दें, 50 MB का डाटा दें, 10 कैरेक्टर दें, 100 MB दें, ये आपको एक फिक्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स दे देगा जो कि उस टेक्स्ट का हैश होगा, ठीक है। अच्छा, वो वापस ही जा सकेगा, लेकिन उसमें इतनी वेरिएशन होती है कि आप अगर उसमें जरा सी भी चेंज लेके आए तो आपका वो जो हैश है बदल जाता है। ये अब आपके सामने एग्जांपल है, इसमें आप देखें कि अगर मैं एक CHF होते हैं वो क्रोना, मतलब फ्रैंक उसकी करेंसी है फ्रांस की ना, तो आप कहते हो कि मैं आप एक मैसेज भिजवा रहा हूं, देयर इज अ CHF 1500 इन द ब्लू BO, ठीक है। ये BO, ये पूरा जो मैसेज मैंने लिखा है, अगर मैं इसका सबसे आजकल पैथेटिक कंसीडर होने वाला जो हैशिंग का एल्गोरिदम है वो MD5 है, ठीक है। अगर मैं उस MD5 से इसका हैश लूं तो ये जो नीचे हैश इस वाली लाइन के दिया हुआ है वो ये वाला आएगा, ठीक है, ये करेक्टर निकलेंगे। अगर मैं इसके आगे सिर्फ ये एक्स का इजाफा कर दूं, इस और इसमें सिर्फ ये BO तक था, आगे मैंने एक्स लगा दिया, अब नीचे वाला करेक्टर और ऊपर वाले करेक्टर को कंपेयर करो, उसमें कितना डिफरेंस आ गया, चेंज हो गया ना बहुत ज्यादा। और आगे इस एक्स के बाद मैं एक डॉट भी लगा दूं, पीछे पूरा जुमला सेम टू सेम है, ठीक है।
तो देखो, बॉक्स और बॉक्स के बाद एक डॉट लगा हुआ है, तो उन दोनों में कितना डिफरेंस आ गया। ठीक है, चीजें चेंज हो गई। तो हल्का सा भी चेंज करने से आपके इस हैश में बहुत ज्यादा, ये एल्गोरिदम इस तरह से डिजाइन होते हैं कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, ये आपकी ना एक्चुअली इंटेग्रिटी वेरिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट थी कॉन्फिडेंशियलिटी की। कैसे? कि देखो, मैंने एक फाइल बनाई और मैंने आपको भिजवाई, और बीच में किसी ने चेंज कर दी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि यार आई विल मीट यू एट 7 AM, तो किसी ने उसको चेंज कर दिया 7 PM कर दिया, उसने सिर्फ एक ए को पी कर दिया। ठीक है, अगर मैंने उस एंड यूजर के साथ उसका हैश शेयर किया हुआ था पहले से, तो अब एम वाले का हैश कुछ और होगा। पीएम सिर्फ पी चेंज करने से बाकी पूरा सेम मैसेज है, लेकिन वो हैश चेंज हो जाएगा। तो मैंने किसी तरह से किसी और चैनल से अपने एंड यूजर तक वो हैश भिजवाया हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद जब वो मैसेज आएगा ना, तो वो वेरीफाई करेगा कि क्या यार ये अपने पास भी उसका हैश कैलकुलेट करेगा, और हैश कैलकुलेट करके वो जो मैंने उसको अलग से हैश भिजवाया था उससे मैच करेगा। अगर तो मैसेज सेम होता तो वो हैश मैच हो जाता। ठीक है, क्योंकि अगर सेम मैसेज है, सेम फाइल है, उसमें कोई चेंज नहीं आई, जितनी मर्जी बार आप उसका हैश निकालोगे, जिस मर्जी सॉफ्टवेयर से निकालोगे, एल्गोरिदम सेम रखना है, तो वो वही सेम टू सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब चूंकि किसी बंदे ने बीच में उस मैसेज में एम को पीएम कर दिया था, तो अब जब वो हैश चेक करेगा तो वो हैश मैच नहीं होंगे, तो वो समझेगा कि इस मैसेज को रस्ते में किसी ने चेंज किया हुआ है। तो वो फिर मुझसे कांटेक्ट करेगा कि जो आपका मुझे मैसेज मिला है ना, इसका हैश मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब है किसी ने रास्ते में कोई गड़बड़ कर दिया। तो उस मैसेज पे रिलाई नहीं करेगा, बिकॉज उसको पता है कि ये मैसेज कंप्रोमाइज हो चुका है, इसका हैश चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसका ये फायदा होता है। इसी तरह अगर आप कहीं से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, आप माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी अच्छी वेबसाइट पे जाए और वहां पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने लगे, तो आप देखें कि वहां उन्होंने SHA 1 SHA 2 के हैश दिए होते हैं, वो भी एल्गोरिदम में। ठीक है, उसका मकसद क्या होता है? वो कहते हैं कि यार वो जो हमने एक अटैक पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाले अटैक। ठीक है, उसमें क्या होता था कि वो अगर आपको मैंने हैक करना है और मुझे पता है कि आप विंडोज डाउनलोड करते हो, तो मैं समहाउ जब आप विंडोज डाउनलोड कर रहे हो तो उसके अंदर अपना कोई मैलवेयर डाल के भेज दूं आपको, तो आप तो ये समझोगे कि यार मैंने माइक्रोसॉफ्ट से विंडो डाउनलोड की है। अब बीच में मैं नया टल में बैठा हूं, तो आपको जो डाटा की स्ट्रीम जा रही है उसके अंदर मैं अपनी चीजें भी ऐड करके बिट्स भेज रहा हूँ, तो आपके पास एक मिलिशियस कॉपी ऑफ द विंडो डाउनलोड होगी। लेकिन अब आप क्या करें कि जो ही डाउनलोड हो कोई भी सॉफ्टवेयर, तो आप उसी डाउनलोड पे जाके देखें, जितनी भी अच्छी कंपनीज है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे वहां पे अपना हैश भी दिया होता है। ठीक है, इस वाले सॉफ्टवेयर का। तो अपनी प्रैक्टिस बना लें कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उसके बाद उस सॉफ्टवेयर का अपने पास वाली कॉपी का हैश चेक करें और उसको मैच करें वो जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दी हुई है। अब हैकर जो है ना, वो रस्ते में तो चेंज कर सकता है, वो जाके उनकी वेबसाइट पे तो डाटा को चेंज नहीं कर सकता ना, माइक्रोसॉफ्ट.com की। अब क्या होगा कि अगर आपके पास वही सॉफ्टवेयर की कॉपी आई है जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे पब्लिश्ड है, तो वो वाला हैश जो आपके पास निकला है डाउनलोड होने के बाद, वो सेम होगा जो वहां वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक पहुंच गया है। लेकिन अगर किसी ने बीच में कोई चेंजेस किए हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जब आप हैश कैलकुलेट करोगे तो वो बराबर नहीं आएगा, और आप समझ जाओगे कि आपके पास जो कॉपी आई है वो कंप्रोमाइज आई है। ठीक है, इसमें आगे पहले MD5 था। MD5 के बाद जब उसके अंदर प्रॉब्लम्स आए तो MD6 आ गया। MD5 के अंदर प्रॉब्लम आए हुए थे और अभी MD6 का इजरा हो रहा था। अभी MD6 का वेरिएंट अभी स्टेबल होके आया नहीं था। तो इन द मीन टाइम SHA 1 सिक्योर हैश एल्गोरिदम 1, फिर उसके बाद उसमें मसले निकले तो सिक्योर हैश एल्गोरिदम 2, और फिर सिक्योर हैश एल्गोरिदम 3 SHA 3, ये भी मार्केट में आ गए। तो अब ज्यादातर जो है वो SHA 3 यूज हो रहा है, लेकिन MD6 भी रिलीज हो चुका है, तो वो भी अब इस्तेमाल होना शुरू हो गया। ठीक है, एल्गोरिदम्स है, उनके अपने तरीकाकार हैं, ये क्रिप्टोग्राफी की लास्ट नहीं है, तो इसलिए हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, सिर्फ हमें आइडिया होना चाहिए कि यार और जैसा कि अभी हमने बात की कि हैशिंग में फिर आपके पास सिक्योर चैनल की रिक्वायरमेंट आ गई कि यार अब आपने हैश कम्युनिकेट करवाना है किसी बंदे को, तो वो फिर आपको ऑल्टरनेट पाथ से भेजना पड़ेगा। अगर उसी पाथ से मैसेज भी भेजो, फिर उसी पाथ से हैश भी भेजो, तो जैसे उस बंदे ने 7 AM को 7 PM किया है, तो 7 PM वाला हैश निकाल के जब मुझे हैश आ रहा होगा तो रास्ते में उसको भी चेंज कर देगा। तो गड़बड़ तो वहीं आ गई। तो इसमें भी सिक्योर चैनल की रिक्वायरमेंट आ गई कि अब आपने हैश डिलीवर करवाना है, वो किसी सिक्योर चैनल पे करवाना है। तो उसके लिए क्या हुआ कि हैशिंग के अंदर ये जो एच मैक है, ये एल्गोरिदम, ये इस मसले को टैकल कर लेता है। ये क्या करता है? ये सेंडर साइड के ऊपर मैसेज का हैश निकालता है। ठीक है, उस मैसेज का हैश एच मैक के थ्रू निकालते हुए हैश मैक साथ एक शेयर्ड सीक्रेट की के साथ उसका ना एक एक्स्ट्रा चीज भी जनरेट कर देता है। ठीक है, वो शेयर्ड सीक्रेट की सेंडर और रिसीवर के दरमियान ऑलरेडी कमिटेड होती है।
अगर कमिटेड नहीं है तो आप उसको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज करते हुए उसको भिजवा भी सकते हैं पहले से कि यार ये हमारी एच मैक की वेरिफिकेशन ऑफ द इंटेग्रिटी के लिए ये रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब अगर रास्ते में उस बंदे ने उस मैसेज को चेंज किया, अब उसके पास वो शेयर्ड सीक्रेट की नहीं है, इसलिए वो एच मैक कैलकुलेट नहीं कर सकता। अगर वो कोई और की लगा के कर भी देगा कैलकुलेट तो हमारे वाले एंड पे डिफरेंस आ जाएगा, बिकॉज एच बैक को सही कैलकुलेट करने के लिए उसके पास पहले से वो शेयर्ड की होनी चाहिए, तभी वो मैसेज के अंदर चेंज लाएगा। तो उसका हैश जो साथ अटैच होके आ रहा है वो भी चेंज उसके हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वो क्या करेगा कि उसी अ, जो शेयर्ड की है उसके साथ इस मैसेज का एच मैक, हैश नहीं, अब एच मैक कैलकुलेट करेगा, वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर वो वेरीफाई हो रहा है तो उसका मतलब है कि बिल्कुल सही आ गया, और अगर नहीं वेरीफाई हो गया तो ऑटोमेटिकली वो गड़बड़ होगी। अब उसको पहले से वो एच मैक की वजह से अब उसको वो कहीं पे वेबसाइट पे डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, वो उसको कैलकुलेट करके मैसेज के साथ इंबेड करके हैश भी भेज देगा, ठीक है। फर्क सिर्फ क्या आ गया कि जब रिसीवर साइड पे पहुंचेगा तो वो उसका मैक अलग रखेगा जो एच मैक कैलकुलेट होकर मैसेज के साथ आया हुआ है, बाकी के मैसेज के हिस्से का पूरा एच मैक दोबारा कैलकुलेट करेगा यूजिंग दैट सेम शेयर्ड की। अगर वो वाला मैक हो जो साथ लग के मैक आया हुआ है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैसेज इंटैक्ट है। अगर ये मैच नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि मैसेज इंटैक्ट नहीं है। आपने ना मेरे किसी भी सवाल का जवाब देते हुए, खुदा न खास्ता किसी क्विज में, पेपर में, आपने इनकी टेक्निक्स पे गौर करना है, आपने एल्गोरिदम पे गौर नहीं करना। एल्गोरिदम तो आज MD5 था, फिर MD6 आ गया, इसमें कोई मसला निकलेगा तो MD8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो एल्गोरिदम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। थ्योरी है ना वो पता होनी चाहिए कि यार ये हैशिंग क्या होती है। जैसे इससे मैंने पूछा तो कहते हैं इंक्रिप्शन होती है, इंक्रिप्शन नहीं होती, हैशिंग एक अलग फिनोमेना का नाम है, ठीक है। इसी तरह अगर हम कह रहे हैं यार सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में क्या फर्क है, तो आपको उस चीज का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसको अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि यार हम इसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं, जो हैशिंग होती है इसको हम नॉन सिक्योर चैनल की वजह से हम सिक्योरिटी कैसे ला सकते हैं, तो यार उसके लिए हम एच मैक टाइप का कोई एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम उस डाटा को किसी की के साथ हैश को भी वेरीफाई करवा के एनक्रिप्ट करवा के भिजवा दें, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब वेरिफिकेशन की जो हमने शुरू में बात की थी, तो उस वेरिफिकेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं कि ये बेसिकली आपके एक अथेंटिकेशन ऑफ योर सम एंटिटी होती है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई पब्लिक की है, उसको हमने अथेंटिकेट कर दिया तो उसके ऊपर मैंने अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा दिया, ठीक है। आपकी कोई और प्रेजेंस है वेब के ऊपर, तो उसके ऊपर मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अथॉराइज है इस काम को करने की, वो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट इशू कर देती है, ठीक है। उसके अंदर इसी तरह की कुछ चीजें एम्बेडेड होती है कि आपके ऊपर स्टैम्प्ड होती हैं इन द फॉर्म ऑफ सम डिजिटल प्रूफ यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज इशूइंग दिस पब्लिक सर्टिफिकेट। उससे क्या होता है कि देखो, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट देती है, और मैंने आपको ये सर्टिफिकेट दे दिया कि आप ही हो, कि आपका नाम ये है, आप यहाँ रहते हो, ये वो, आप यहाँ की स्टूडेंट हो, ठीक है। उसके ऊपर मैंने अपनी प्राइवेट की से स्टैंप लगा दी। अब किसी ने वेरीफाई करवाना है तो वो क्या यूज करेगी? मेरी पब्लिक की, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक की, ठीक है। तो पब्लिक की से जब वो वेरीफाई करेगी तो पता चल जाएगा कि हाँ यार, फॉर एग्जाम्पल उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नादरा, तो नादरा आपको डिजिटल सर्टिफिकेट इशू कर रही है कि ये आप ही हो, ठीक है। अब अगर किसी बंदे ने आपको वेरीफाई कराना है तो वो आपका वो डिजिटल सर्टिफिकेट लेगा जो कि नादरा की प्राइवेट की से उसके ऊपर एक स्टैंप हुई हुई है, ठीक है। तो वो नेट पे तलाश करेगा नादरा की पब्लिक की, उस पब्लिक की से उसको वेरीफाई करेगा कि यार ये स्टैंप लगी हुई है ये नादरा की, ये ठीक है कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि इंक्रिप्शन में कॉरेस्पॉन्डेंट की चल रही होती है कि अगर आपने एक काम किसी प्राइवेट से की से किया है तो पब्लिक की से वेरीफाई हो सकता है, और अगर कोई काम पब्लिक की से किया है तो वो प्राइवेट की से उसके अगेंस्ट काम हो सकता है। तो चूंकि वो वाला काम नादरा की प्राइवेट की से ठप्पा लगा हुआ था, तो उसको जब मैं वेरीफाई करूंगा तो नादरा की पब्लिक की से करूंगा। तो अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो प्राइवेट की का हमेशा एक ही कंसेप्ट होता है कि प्राइवेट की सिर्फ किसके पास होती है? उसके ऑनर के पास। इसका मतलब है कि अगर ये ठप्पा प्राइवेट की से लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये नादरा के पास ही प्राइवेट की है, उन्होंने लगाया और उन्होंने मुझे वेरीफाई कर दिया है कि ये बंदा यही है जो ये अपना नाम बता रहा है, इसका एड्रेस, इसका स्टेटस, इसका वट जो भी चीजें वो वेरीफाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इस काम के लिए वो जो हमने कहा कि हमें पब्लिक कीज, प्राइवेट कीज वगैरह वगैरह चाहिए होती हैं, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसकी इंग्लिश आप पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर चार पांच चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि बेसिकली आपको ये पब्लिक कीज, प्राइवेट कीज इशू करता है, रिवोक करता है, ठीक है। आप उसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं जो इस सिस्टम के अंदर आती हैं उसको कहते हैं PKI का सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम।
उसके कुछ पार्ट होते हैं। नंबर वन ये कि एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, जो कि किसी चीज की ऑथेंटिकेशन देता है, किसी पर्सन की, किसी बिजनेस की, किसी एंटिटी की, किसी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी देता है कि ये वाली जो जगह है ये जेन्युइन, यही वाली जगह है, ठीक है, ये पर्सन जो है इसका नाम एक्स है, तो ये वाकई मिस्टर एक्स ही है, मैंने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो जिसके पास डिजिटल सर्टिफिकेट होगा ना, वो ये शो कर रहा होगा कि यार ये बंदा यही है। अच्छा, फिर अगर किसी बंदे ने आपको वेरीफाई कराना हो कि यार ये बंदा है, अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ कि वाकई यही है, तो मैं क्या करूंगा, उसका डिजिटल सर्टिफिकेट लूंगा और वैलिडेशन अथॉरिटी के पास चला जाऊंगा और कहूंगा मुझे वैलिडेट करके बताओ, तो वो आपको वैलिडेट करके बता देगी कि हाँ ये जो बंदा क्लेम कर रहा है ये बिल्कुल यही वाला बंदा है, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है जो आपको बेसिकली वो डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करती हैं, जो कि कोई बंदा आपकी वैलिडिटी के लिए इंश्योर करवाने के लिए वैलिडेशन अथॉरिटी के पास लेके जाता है, सही है। और फिर एंड यूजर होते हैं जो अपनी वैलिडेशन के लिए उससे रिक्वेस्ट करते हैं सर्टिफिकेट, और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है जो एक्चुअली सर्टिफिकेट को इशू कर रही होती है। अच्छा, अब ये काम कैसे होता है, थोड़ा सा हम इसको ना बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक यूजर होता है, तो यूजर कहता है यार मुझे किसी काम के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है मुझे किसी काम के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए, तो अप्लाई करती है, ठीक है। वो अप्लाई करती है किसी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास। वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी उस बंदे की सारी जो दिए हुई बातें होती हैं उनको वेरीफाई करवाती है फिजिकली, कि यार आप कहेंगे शनाख्ती कार्ड दिखाओ, आपका कोई फिंगरप्रिंट मैच करवा लेंगे नादरा के रिकॉर्ड से, एट द एंड वो फाइनलाइज हो जाएंगी कि हाँ यार ये बंदा यही है जो ये क्लेम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि यार हमने वेरीफाई कर दिया कि मिस्टर एक्स जो हैं इनकी सारी प्रोवाइडेड डिटेल बिल्कुल ठीक है, तो अब मिस्टर एक्स के नाम का एक हमें सर्टिफिकेट इशू कर दें ताकि वो हम इस बंदे को दे दें। तो वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्या करेगी, वो उस बंदे का एक पब्लिक की सर्टिफिकेट इशू कर देगी और उस बंदे को वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 नंबर तक का प्रोसेस हो गया। और इसके साथ साथ वो क्या करेगी, वो वैलिडेशन अथॉरिटी के पास भी ये इंफॉर्मेशन भिजवा देगी कि मैंने एक नया सर्टिफिकेट इशू किया है मिस्टर एक्स को और उसकी ये डिटेल्स है, ठीक है। तो वैलिडेशन अथॉरिटी के पास भी अपडेट आ जाएगी। अब क्या होगा, वो यूजर ना कहीं पे जब कोई काम कर रहा होगा, किसी शॉप पे जाएगा, किसी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करेगा, तो वो अपना उनको डिजिटल सर्टिफिकेट शो करेगा ये बताने के लिए कि यार मैं वाकई मैं ही हूँ। वो जो शॉप होगी वो क्या करेगी, वो उस सर्टिफिकेट को वैलिडेशन अथॉरिटी के पास भिजवाएगी और कहेगी यार वेरीफाई करें कि ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है, ठीक है। उस वैलिडेशन अथॉरिटी के पास ऑलरेडी ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने इस बंदे को सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है, तो उसको वैलिडेट कर देगी कि हाँ यार ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन है, आप इसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, आप इसके साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से वो बंदा वैलिडेट हो जाएगा और उसके बाद वो जो कंपनी है वो आपस में ट्रांजेक्शन शुरू कर देंगे, वो जो बंदे आपस में कम्युनिकेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये वही वाली चीज अपडेट हुई भी है कि जब आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है और अगर एलएस ने इस बॉब के साथ कोई कम्युनिकेट करना है, तो वो क्या करेगी, वो सबसे पहले यहां से बॉब का सर्टिफिकेट लेगी, ठीक है। बॉब का सर्टिफिकेट लेने के बाद वो क्या करेगी, अब ये उस केस में कि अगर कम्युनिकेशन करनी है, वो थी कि आपने कोई ट्रांजेक्शन करनी है शॉप से, तो वहां पे आप अपनी वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। अगर आपने कोई वैलिड वैलिड कम्युनिकेशन करनी है, अब आपको उसकी अथेंटिकेटेड पब्लिक की चाहिए उस बंदे की, तो आप क्या करोगे, और वो इशू भी हुई है, उसने सर्टिफिकेशन थोड़े से इशू कराई है, तो आप क्या करोगे कि आप डायरेक्टरी के पास जाओगे, आप कहोगे कि यार मुझे ना इस बंदे की चाहिए। वो जो डायरेक्टरी है ना वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास जाएगी और कहेगी कि यार मुझे उस वाले बंदे की आपके पास जो भी इशूड की है ना वो दे दो, ठीक है। तो वो जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो डायरेक्टरी सर्विस को वो लिखी देगी और वो डायरेक्टरी सर्विस एट द एंड एलएस को वो लिखी इशू कर देगी कि जिस बंदे की हमने की मांगी थी उसकी एक्चुअल अथेंटिक ये वाली की है। ये क्या करेगी कि ये उसकी पब्लिक की से इंक्रिप्ट करके कोई ना कोई डाटा इसको भिजवा देगी, ठीक है, और उसकी बेस पे वो आगे उनकी आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये बेसिकली उस मकसद के लिए है कि जिस मकसद के लिए हमने कम्युनिकेशन की वो जो ऑथेंटिसिटी करने के लिए ये जो सर्टिफिकेट है वो हम अब सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आखिरी स्लाइड है हमारी मेरे ख्याल में, ये कुछ सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं डिफरेंट जो कि आपको ये वाली सर्विसेज दे रही होती है कि आप इनके पास जाएं और इनसे अपना डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं, ठीक है। कोमोडो है, गोडेडी है, डिजीसर्ट है, लेट्स एनक्रिप्ट है, ये आपको किसी हद तक वेबसाइट के लिए फ्री सर्टिफिकेट भी देते हैं। इसके बाद जस्ट 2-3 चीजें हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। एक तो इलिप्टिव कर क्रिप्टोग्राफी आजकल बड़ा अरूज पा रही है, रिसर्च में इन है, और इसकी वजह यह है कि ये आपको बड़ी फास्टली
एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन की प्रोविजन देती है, ठीक है। उसके बाद क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये है कि देखिए हमारा जो अभी तक सिस्टम चल रहा था वो 2 बिट पे चल रहा था, 2 बिट सिस्टम होते हैं ना, 1 और 0 वाले, ठीक है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी या क्वांटम कंप्यूटिंग 4 बिट पे चल रही होती है, 2 बिट्स के ऊपर चल रही होती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोसेसिंग ज्यादा हाई है, ज्यादा एडवांस है उसकी कम्युनिकेशन एवरीथिंग। तो अब इस चीज पे काम हो रहा है, तो अगर आपको पता है जितना ज्यादा फास्ट कंप्यूटर का उतनी जल्दी आपकी इंक्रिप्शन क्रैक हो सकती है ब्रूट फोर्स के थ्रू, ठीक है। 2 बिट वाले अगर वो 1 साल में करता है तो 4 बिट वाला उसको शायद 3 महीने में कर देगा, ठीक है, ज्यादा प्रोसेसिंग की वजह से। तो अब ऐसे एनक्रिप्शन एल्गोरिथम पे काम हो रहा है जो क्वांटम कंप्यूटर भी ब्रेक ना कर सके, ठीक है। एईएस वगैरह उससे ब्रेक हो जाने हैं, ठीक है, क्वांटम से विद इन टाइम लिमिट। इसी तरह होमोमॉर्फिक इंक्रिप्शन पे काम हो रहा है और हार्डवेयर इंक्रिप्शन पे काम हो रहा है। ये दोनों क्या होते हैं? होमोमॉर्फिक इंक्रिप्शन ये होती है कि अभी पहले क्या होता है कि आपने एक डाटा को यूज किया इंक्रिप्ट करके, जब आपने उसको पढ़ना है या यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी पूरी डेटाबेस इंक्रिप्ट कर दी, अब आपने उसको अगर यूज करना है तो आप क्या करेंगे? डिक्रिप्ट करेंगे तभी यूज कर सकते हैं ना। होमोमॉर्फिक इंक्रिप्शन आपको ये प्रोविजन देती है कि आप इंक्रिप्टेड फॉर्म में उसके ऊपर क्यूरियां चला लो डाटा को, डेटाबेस आपकी इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही है, लेकिन आप क्यूरीज इंक्रिप्टेड डाटा के ऊपर ही विदाउट उसको डिक्रिप्ट किए हुए प्रोसेस कर सकते हो। पहले क्या होता था, पहले आपके पास एक टेबल है, आपने उस पर क्यूरी चलानी है, वो डाटा इंक्रिप्टेड पड़ा हुआ है, तो आप पहले पूरे टेबल को डिक्रिप्ट करोगे, उसके बाद क्यूरी चलाओगे, आपको 4 रोज मिलेंगे खाली। अब क्या होगा? नहीं, आप होमोमॉर्फिक इंक्रिप्शन करोगे, आप उसी टेबल पे इंक्रिप्टेड फॉर्म में क्यूरी चलाओगे, वो आपको 4 रोज दे देगा जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होंगी। अब आपको पता चल जाएगा यार इन्हीं 4 रोज में मेरा रिक्वायर्ड डाटा है, उसको आप डिक्रिप्ट कर लोगे। तो बजाय पूरा टेबल डिक्रिप्ट करने के, आप सिर्फ 4 रोज जो एक्चुअली आपके काम की है इंक्रिप्टेड फॉर्म में, उसी में क्यूरी चला के आप वापस कर लोगे। और आखिरी चीज ये है कि अब जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है वो ये है कि चूंकि आपकी जो शेयरिंग ऑफ द की इशू होती है, तो अब हार्डवेयर बेस्ड कीज आना शुरू हो गई है, ठीक है। जो आपके कंप्यूटर्स में भी चिप्स लगी होती हैं, टीपीएम चिप्स होती हैं, उनके अंदर हार्डवेयर की क्रिप्टोग्राफिक कीज मौजूद होती हैं। आप चाहें तो उनको यूज करते हैं, इंक्रिप्शन कर सकते हो। और इवन आपके पास मोबाइल किस्म की कीज आ गई हैं, जिस तरह गूगल की टाइटान का नाम आप लोगों ने सुना है, ठीक है। टाइटन क्या है? एक यूएसपी टाइप चीज है, की शक्ल में, उसकी शक्ल कोई भी बना लें, लेकिन की तरह बनाई हुई है। अब आपने कहीं पे इंक्रिप्शन करनी है ना, तो आपकी जो इंक्रिप्शन की जो पब्लिक और प्राइवेट की है ना, वो उस टाइटान में सेव होंगी। तो आप जब इंक्रिप्ट करने लगोगे, तो जब वो कहेगा ना कि डालो, तो आप अपने कंप्यूटर में अपनी यूएसबी की वो जो है वो डाल दोगे, तो वो वाली की यूज होंगी और अगले बंदे तक पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया? यहां तक कोई सवाल है तो बताएं, अदरवाइज आज का हम लेक्चर खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट आप लोगों से मुलाकात होगी। अब पता नहीं बात सुने, ये भी हमारी अगले वीक तो शायद ईद है ना, उससे अगले वीक भी क्लास चली जाएगी, ठीक है। अगले वीक में ना हम कोई आपसे क्विज भी ले लेंगे, ठीक है। हाँ, ईद के बाद ही लेंगे ना, अभी ईद पे थोड़ी दे रहा हूँ।